हेलो एवरीवन। तो ये नया ड्रामा सीरीज इस तरह से स्टार्ट होता है कि हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम जुनको है। जुनको एक अम्यूजमेंट पार्क में गई हुई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन वो ज़रा भी खुश दिखाई नहीं दे रही थी। इतने में उसका बॉयफ्रेंड मुड़ता है और उसे एक शॉक देता है ये कह के कि क्यों ना हम दोनों ब्रेकअप कर लें। एक्चुअली उसके बॉयफ्रेंड का कहना था कि मैंने फील किया है जब भी तुम मेरे साथ होती हो तुम खुश नहीं होती, और उसको ऐसा लगता था कि जुनको उसके साथ सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो अपनी लाइफ सेटल करना चाहती है उससे शादी करके, क्योंकि वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था और लाइफ में सक्सेसफुल था। अब ब्रेकअप के बाद जुनको अपनी फ्रेंड्स के साथ सैड सैड सॉन्ग्स गाकर अपना गम भुलाने की कोशिश कर रही थी। उसकी फ्रेंड्स भी उससे पूछती हैं कि तुम ब्रेकअप के बाद इतनी सैड हो गई हो, क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया था? लेकिन उसका कहना था कि अब तक की लाइफ में शायद मुझे एक दफा भी सच्चा प्यार नहीं हुआ। एक्चुअली वो सैड इस वजह से थी कि उसका कैरियर, उसकी जॉब, उसकी सारी लाइफ एक डिजास्टर थी। उसे किसी चीज में कोई खुशी फील नहीं होती थी। अब जब वो बाहर निकलती है तो वहाँ पर कुछ हाई स्कूल बॉयज फिर रहे थे। वो बहुत ही यंग और बहुत फन करने वाले लड़के थे। ऐसे ही उसे बुलाने लगते हैं क्योंकि उसके साथ थोड़ी बहुत बातें करना चाहते थे, हैंग आउट करना चाहते थे। लेकिन जब वो लोग करीब आते हैं तो पता चलता है कि उन्हें वहम हुआ था। जो उनको कोई यंगस्टर गर्ल नहीं है उनकी तरह से, वो उसको सीनियर कह के सॉरी बोलते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और यहीं पर ही हमारा हीरो भी था, पिंक हेडेड यूरी। अब जब वो बेचारी घर जाती है डरते डरते अपने पेरेंट्स को बताती है कि बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, इसलिए एक दफा तो मेरी शादी आप डिलेड ही समझें। इस बात पर उसकी मम्मी उससे गुस्सा करने लगती हैं और कहती है कि तुम कब अपनी लाइफ में सेटल होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी इस घर से चली जाओ। ना तो तुम्हारी कोई अच्छी जॉब है, ना ही तुम्हारी लाइफ में कोई लव आ रहा है, ना ही शादी। वो गुस्से में बोल देती है कि तुम्हारी लाइफ एक एम्बैरेसमेंट है। वो बेचारी सैड होकर अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है कि कब उसने लास्ट टाइम दिल से स्माइल किया था। एक्चुअली उसने तब किया था स्माइल करके अपनी मम्मी को बताया था कि मैं यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गई हूँ। इस पर उसे एक जोरदार चांटा पड़ा था और बस उस दिन के बाद से अब तक वो खुल के कभी स्माइल कर ही नहीं पाई जो रियल स्माइल हो। एक्चुअली जून को एक एकेडमी में काम करती थी टीचर के तौर पर, लेकिन वहाँ पर भी वो एज अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थी और लगता था कि उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो पाएगा क्योंकि स्टूडेंट्स उसे लाइक नहीं करते थे। उन्हें चाहिए था कोई सक्सेसफुल टीचर जो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हो। अब वो इसी तरह से परेशानी में बाहर निकलती है अपना काम ऑफ होने के बाद और देखती है तो वही हाई स्कूल बॉयज़ एक जगह पर फन कर रहे थे फायरवर्क्स के साथ। वो उनको देखकर ये सोचने लगती है कि उसने तो कभी अपनी हाई स्कूल की लाइफ एंजॉय ही नहीं करी थी। पर ही एक लड़के की शर्ट को आग लगती है तो यूरी उठाता है एक पानी की बकेट और उस पर फेंकने वाला था कि वो हट जाता है और सीधा सारा पानी जाकर जुनको के ऊपर गिरता है। वो भीग जाती है लेकिन खामोशी से वहां से जाने लगी थी। वो उसे रोकता है और पास आकर अपनी जैकेट उतार कर उसे दे देता है। जुनको को यूरी का ये जेस्चर बहुत अच्छा लगा था। अब जुनको जैसे ही घर की तरफ जाने लगती है उसका सामना होता है मसाशी से। मसाशी उसका एक कजन था, अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल था, उसका कैरियर भी वंडरफुल था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली मसाशी दिल ही दिल में जुनको को लाइक करता, लेकिन ये बात जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। आज वो उससे पूछता है कि तुमने जैकेट जो पहनी हुई है तो बॉयज की लगती है, क्या तुम किसी रिलेशनशिप में हो, किसी को डेट कर रही हो? लेकिन जुनको उसे बताती है कि मैं बिल्कुल सिंगल हूँ और ना ही मेरी लाइफ में कोई अच्छी जॉब है, ना ही लव। अब वहाँ से वापस जाते समय किसी तरह से मसाशी हिम्मत बढ़ाता है और उससे बात करता है। कहता है कि कभी कभी प्यार हमारी नज़रों के सामने ही होता है, बहुत करीब, लेकिन हमें खुद ही समझ नहीं आ रही होती। उसे लगा था कि शायद ये इशारों में समझ जाए कि मैं इसे लाइक करता हूँ, इसे डेट करना चाहता हूँ। लेकिन आगे से जुनको इतनी भोली भाली थी कि उससे कहती है मैं समझ गई, तुम अपने किसी फ्रेंड से मुझे मिलवाना चाहते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बॉयफ्रेंड ढूंढना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है, अब तुम मेरी हेल्प करोगे। और मसाशी बेचारा सोचता रह जाता है कि इतनी हिम्मत करके बात की थी वो भी उल्टी पड़ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट डे जुनको जब अपनी एकेडमी में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर वही पिंक हेडेड यूरी आया है अपने डैड के साथ। एक्चुअली वो एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसके डैड बहुत परेशान थे, कहते हैं कि स्कूल में तो पढ़ता नहीं, इसलिए इसे एकेडमी ज्वाइन करवा रहा हूँ। मुझे डर है कि शायद इसका किसी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ना हो, प्लीज इसे किसी तरह से पास करा ले, मेरा बेटा मेरे लिए एक एम्बैरेसमेंट है। ये सुनते ही जुनको को गुस्सा आ जाता है। वो सारी जिंदगी अपने लिए यही शब्द सुनती आई थी। वो वहाँ पर उसके डैड को कहने लगती है कि आप कैसे किसी इंसान को गार्बेज या एम्बैरेसमेंट बोल सकते हैं।
और उनको ही भाषण देने लगती है कि आप इस पर प्रेशर मत डालें, नहीं तो ये सारी जिंदगी खुश नहीं रह सकेगा। और उसके बाद यूरी को भी कहती है कि तुम अब बड़े हो गए हो, तुमने अपनी लाइफ का डिसीजन अपने हाथ में रखना है, तुमने किस तरह से जीना है और किस तरह से नहीं। अगर तुम दूसरों के प्रेशर में दबते चले गए तो एक दिन तुम्हारी लाइफ मेरी तरह से एक डिजास्टर और फेलियर बन जाएगी। यूरी को जुनको की बातें कहीं ना कहीं दिल को लगी थी। अब जुनको ने इतना कुछ बोल तो दिया था जज्बात में आकर, लेकिन घर आके वो परेशान थी और उसे लग रहा था कि अब कल ही उसका बॉस उसे जॉब से निकाल देगा। अब वो नेक्स्ट ही डे जाती है, अपने बॉस से सॉरी करती है और कहने वाली थी कि मैं रिजाइन करने लगी हूँ, लेकिन इतने में ही वहाँ पर यूरी पहुँच जाता है और उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरी टीचर बने और मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ। लेकिन जब वो लोग बैठकर उसका रिकॉर्ड देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वो एक्चुअली जिस स्कूल से था उस स्कूल में दुनिया के सबसे ज्यादा नालायक लोग पाए जाते थे और उसका रिकॉर्ड भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं था। जुनको को नहीं लगता था कि ये टोक्यो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेगा। वो उसे समझाने लगती है कि देखो, तुम खुद पर प्रेशर मत डालो, ये बर्डन ना उठाओ, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, जैसे तुम जीना चाहते हो वैसे जियो। क्योंकि उसे लगता था कि शायद इस लड़के की लाइफ भी मेरे जैसी हो जाएगी। उसने भी जबरदस्ती खुद पर बोझ डालकर यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में एडमिशन लेने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इन दी एंड उसकी लाइफ ही सारी फेलियर बन गई थी। लेकिन यूरी को उसका इतना लंबा भाषण पसंद नहीं आया था। वैसे भी थोड़ा बिगड़ा हुआ था। उसे आगे से बोल देता है, शट अप स्टूपिड ओल्ड लेडी। अब ये सुनने के बाद जुनको दोबारा से अपना गम भुलाने के लिए अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई होती है। वो सोचती है कि अब ये दिन भी देखना था कि हाई स्कूल के बिगड़े हुए लड़के मुझे इतना इतना बोल के जा रहे हैं। लेकिन गई तो वो अपना गम भुलाने के लिए थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड बैठा हुआ है, जो कि आज एक और गर्ल के साथ था और बहुत खुश नजर आ रहा था। अब उसके बाद नेक्स्ट ही डे यूरी का दोबारा से आमना सामना होता है जुनको के साथ। वो एक पार्क में बैठी हुई थी कि वहाँ पर एक पुलिसमैन आता है जो कि उन हाई स्कूल बॉयज से उनका आईडी कार्ड चेक करने को कहता है। लेकिन यहाँ पर जुनको आगे बढ़ती है, उनकी साइड ले रही थी कि इतने में उनमें से एक लड़के से गलती हो जाती है और जो वो ड्रिंक लेकर आ रहा था वो सीधी उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर गिर जाती है। अब जुनको उनसे कहती, जरा वेट ना करो बल्कि भागो यहाँ से, वरना ये तुम लोगों को अरेस्ट कर लेगा। अब वो उनको भगाती भगाती बहुत दूर ले आती है। वो सारे हैरान थे कि फिजिकल स्ट्रेंथ में तो ये हमसे बहुत तेज भाग रही है। यहाँ पर जुनको कहती है कि काश मैं भी हाई स्कूल में अपनी लाइफ इसी तरह से एंजॉय कर सकती जैसे अभी तुम लोग कर रहे हो। लेकिन यूरी का आगे से कहना था कि मुझे तो अभी भी आप बिल्कुल मैच्योर नहीं दिखती, आपके दिल में कहीं ना कहीं कोई बच्चा है, एक हाई स्कूलर है जो कि लाइफ एंजॉय करना चाहता है और इसकी एक झलक मैं अभी देख चुका हूँ। यहाँ पर जुनको एकदम उसके बालों को देखती है तो टच करके उसका कलर चेक करने लगती है और बोलती है कि फ्यूचर में तुम इनविंसिबल बनोगे, इनविंसिबल पिंक। अब वो वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन यूरी उसे रोकता है और कहता है कि क्या आप मेरी पढ़ाई में हेल्प करेंगी, मैं वाकई सीरियस हूँ। उसे अपने नोट्स दिखाता है और वो वहीं पर बैठकर उसकी कोचिंग करने लगती है। काफ़ी देर तक वो दोनों पढ़ते रहे थे और जुनको को अंदाज़ा हो गया था कि यूरी बेशक बहुत केयरलेस है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट बॉय है। लेकिन बेचारी जब वहाँ से जाने लगती है तो पता चलता है इतने लंबे अरसे बाद उसने इतनी तेज रनिंग की थी कि अब उसकी कमर में ही बल पड़ गया है। अब वो सारे बॉयज एज अ फन उसे एक ट्रॉली में बिठाकर उसके घर तक ड्रॉप करके आते हैं। अब नेक्स्ट डे जुनको एकेडमी में जाती है, अपने बॉस को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देती है क्योंकि उसे लगा था कि कोई भी स्टूडेंट उसे एक्सेप्ट नहीं करता तो उसका वहाँ रहना गलत है। अब इसके बाद वो मुलाकात करती है अपने कजन मसाशी से। मसाशी उसे डिनर पर लेकर जाता है, उससे पूछता है कि तुम क्यों परेशान हो, जब उस जॉब को एंजॉय नहीं करती थी तो अच्छा किया छोड़ दी। लेकिन आगे से जुनको का कहना था कि एक्चुअली मुझे लाइफ में कोई भी चीज़ ज़रा भी इंजॉयमेंट नहीं देती, मेरा कुछ करने को मन नहीं करता, मुझे लगता है कि मैं खो चुकी हूँ, मुझे क्या चाहिए ये मुझे नहीं मालूम। अब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक्चुअली जुनको की फ्रेंड मीवा के बार के बाहर वही हाई स्कूल बॉयज पहुंचे हुए हैं। अब बार में तो उनको जाना अलाउड नहीं था, तो जुनको कहती है कि तुम लोग थोड़ी शर्म करो और ऐसा करो मैं तुम लोगों को ट्रीट देती हूँ, इस रेस्टोरेंट पर खाना खा लो। अब वो तो इतनी सी ट्रीट से ही काफी खुश हो गए थे। यहाँ पर मीवा और जुनको आपस में बातें करती हैं। वो कहती है कि एक्चुअली मसाशी उसके साथ स्कूल में पढ़ता था। मीवा को पता था कि उसे 7 सेकंड बॉय कहते हैं क्योंकि जब भी वो लड़की को 7 सेकंड्स उसकी आंखों में देखता है तो वो उसके लिए दिल दे बैठती है। लेकिन जिससे वो खुद प्यार करता है उसे अभी तक अपने साथ फॉल इन लव नहीं करा सका। अब इसके बाद मीवा मसाशी के पास जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं, मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो लड़की जुनको है जिससे तुम प्यार करते हो। मसाशी हैरान था कि इतने अरसे से ये सीक्रेट रखा हुआ था, पता नहीं कैसे मीवा को फील हो गया। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी।
मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं करूँ तो उसका हार्ट मेरे लिए फ्लटर करने लगे। वो कहती है कि ज़्यादा तो मैं नहीं जानती, बस इतना कहूँगी उसे एक डिनर डेट पर ले जाओ और क्रैब्स उसे बहुत पसंद है, एक्सपेंसिव वाले। अब नेक्स्ट डे मसाशी ने जूनकू को डिनर पर इनवाइट किया हुआ था एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में। जबकि जूनकू अपना एकेडमी का लास्ट डे खत्म करके वहां से जाने वाली थी कि आगे से यूरी पहुंच जाता है और उसे अपने नोट्स दिखाता है। साइंस के सारे नोट्स उसने कंप्लीट कर लिए थे। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि ये कितना टैलेंटेड है। उसे ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत थी इंग्लिश में। वो उसे अपनी हेल्प करने को कहता है कि प्लीज़ आप मेरी टीचर बन जाएं। अब जूनकू फौरन से मसाशी को कॉल करती है और कहती है कि आज मैं डिनर पर नहीं आ सकूंगी। वो बेचारा होटल में बैठा उसका वेट कर रहा था, लेकिन उससे बोलता है ठीक है, मैं तो खुद लेट हो गया था, शायद आज पहुंच भी ना पाता। और उसके बाद वो अपने एक कोलीग को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम एक्सपेंसिव वाले क्रैब्स एक 5 स्टार होटल में खाना चाहते हो तो आ जाओ। जबकि उधर जूनकू बिल्कुल रेडी हो जाती है यूरी की कोचिंग करने के लिए। वो उसे आज इंग्लिश पढ़ा रही थी और ये पहला वो काम था जो बहुत सालों बाद करने में उसे बहुत फन फील हो रहा था। ये काम था जो वो करना एंजॉय करती है और यूरी का भी पढ़ने का मन किए जा रहा था। और इसी तरह से उन्हें बहुत सारे घंटे बीत जाते हैं। शाम से रात के 11 बज गए थे और एकेडमी के ऑफ होने का टाइम भी हो गया था। और इन दी एंड यूरी कहता है कि एक्चुअली मेरे डैड मुझे बहुत नीचा दिखाते हैं और इसी वजह से मैंने खुद को चैलेंज किया है कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो का एग्ज़ाम पास करना है और इसमें प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें। वो उसको हमेशा सीनियर बुलाया करता था। और यहाँ पर जूनकू भी उसे यस कह देती है और नेक्स्ट डे वो अपने बॉस से कहती है कि मुझे एकेडमी में एक नया स्टूडेंट मिल गया है। और बॉस भी 1 मिनट से पहले उसका रेजिग्नेशन डस्टबिन में डाल देता है क्योंकि उसे पता था कि जूनकू की क्या एबिलिटीज हैं। दिन जूनकू यूरी को पढ़ाने के बाद बहुत लेट घर वापस आती है। उसकी मम्मी उसे टॉन्ट करती है कि एक तो तुम्हारा इस जॉब में मन नहीं लगता, फिर भी तुम ओवर टाइम कर रही हो बिना पैसों के। अब उसे खामोश होना पड़ता है और साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि उसके मम्मी डैडी ने उसके लिए एक ग्रुप डेट अरेंज करी है। वो सोचती है कि इस पर काफी खर्चा आ जाएगा, लेकिन अगर कोई अच्छा हस्बैंड मिल गया तो चलो मम्मी की तो मेरे से जान छूट जाएगी। आज उसे अपनी 15 साल की सेल्फ से एक लेटर भी मिलता है जो कि उन्होंने हाई स्कूल समय में अपने लिए लिखा था। इसमें उसके जो भी सपने थे उसने खुद से सवाल किए थे कि क्या तुमने वो अचीव कर लिए। ये देखते ही वो सैड हो जाती है क्योंकि उसमें से कुछ भी उसे नहीं मिल पाया था। जबकि उधर मीवा को दिखाते हैं उसे भी यही लेटर मिला था और उसने सिर्फ वेल्दी और रिच होने का सपना देखा था जो कि एटलीस्ट हाफ तो उसने अचीव कर लिया था। उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। जबकि उधर दिखाते हैं कि बेचारा मसाशी उसको भी लेटर मिला था। ऑल्दो वो इतना सक्सेसफुल था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उस लेटर में कुछ ऐसा था जो वो अचीव नहीं कर पाया था और सैड हो जाता है। यूरी को बताती है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए उसके पास कौन से मेजर्स हैं जो वो सिलेक्ट कर सकता है। वो उसे मशवरा देती है कि सबसे डिफिकल्ट और टफ टाइप में की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने इसी तरह से अपना फ्यूचर बर्बाद किया था। मैं लॉयर या फिर ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन मैं फेल हो गई। हम जैसे ही उसकी क्लास ओवर होती है उसके फ्रेंड उसे लेने के लिए आए हुए थे जो कि एक्चुअली बताते हैं कि हम लोग एक ग्रुप डेट पर जा रहे हैं। यहाँ पर जूनकू यूरी को कहती है कि रिलेशनशिप्स आपकी पढ़ाई को इफेक्ट करते हैं, इसलिए दूर रहो। एक्चुअली उसकी मम्मी का डायलॉग था जो उसे पता भी नहीं चला था कि वो आज बोल रही है। और फिर इतने में ही वहाँ पर मीवा भी आ जाती है और वो उसे बोलती है कि इन गाइस को एंजॉय करने दो, इनका टाइम है, हम नहीं कर सके तो ये तो कर लें। और तो और वो उनकी इंस्ट्रक्टर बनकर उनको खुद उस ग्रुप डेट में लेकर जाती है। अब वहाँ पर बॉयज थे और बहुत सारी हाई स्कूल गर्ल्स भी। यहाँ पर मीवा जूनकू को कहती है कि एक्चुअली तुमने भी तो ग्रुप डेट में जाना है, तुम्हें यहाँ से अच्छे अच्छे आइडियाज और गलतियाँ भी सीखने को मिलेंगी, इसलिए तो मैं तुम्हें साथ लेकर आई हूँ। इसलिए अच्छे से इनको ऑब्जर्व करो। जिनको बाकी बॉयज में से सबसे ज्यादा यूरी अट्रैक्टिव लग रहा था क्योंकि वो बाकियों की निस्बत मैच्योर और डिसेंट दिखाई देता था। यहाँ पर मीवा बॉयज़ को यही मशवरा देती है कि आपस में चिट चैट करो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो और हाँ, इतना सक्सेस ज़रूर ले लेना कि इन दी एंड जो गर्ल तुम्हें पसंद है उसका नंबर ज़रूर हासिल करना। यूरी को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे इंटरेस्ट था तो सिर्फ और सिर्फ जूनकू में। उसके पास आता है और एक बहाने से उसका नंबर लेता है कि अगर मुझे पढ़ाई में हेल्प की ज़रूरत हो तो आपका नंबर तो मेरे पास होना चाहिए। एक्चुअली वही तो वो गर्ल थी जिसे वो लाइक करता था, लेकिन जूनकू मना कर देती है कि ये हमारी एकेडमी की पॉलिसीज़ के खिलाफ है। और जब वो वहाँ से जाने लगती है तो उसे पता चलता है कि वो अपना वॉलेट ही साथ लाना भूल गई है। ये सुनते ही यूरी उससे कहता है कि आप में अभी भी एक बच्चा छुपा हुआ है और ऐसी केयरलेसनेस तो कोई हाई स्कूलर ही कर सकता है। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाते हैं कि मीवा बैठी हुई है मसाशी के साथ और वो लोग अपने हाई स्कूल दिनों को याद कर रहे थे। यहाँ पर एक्चुअली उनको एक वाकया याद आता है।
एक लड़का था जिसका नाम यामाशीता था। उसको क्लास से एक्सपेल कर दिया गया था। उसे कोई भी ट्यूटर नहीं पढ़ाना चाहता था और जुनको को अंदाजा था कि उसकी कोई गलती नहीं थी उस फाइट करने में। तो वो कहती है कि मैं उसको खुद से ट्यूशन पढ़ाया करूंगी और अगर उसके रिजल्ट अच्छे आए तो उसे क्लास में दोबारा रख लिया जाएगा। और इन दी एंड उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे। ये भी प्रूव हो गया था कि उसने कुछ गलत नहीं करा। एक्चुअली जुनको की लाइफ में तब से लेकर अब तक सिर्फ एक यामाशीता ही आया था। और इन्हीं बातों में यहाँ पर मीवा एक शरारत करती है कि मासाशी का जो लेटर फ्यूचर सेल्फ को लिखा हुआ था वो खोलकर पढ़ने लगती है। उसमें उसने यही लिखा था कि क्या तुम जुनको के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे हो, क्या तुमने उसे अपनी फीलिंग्स बता दी। ये सब कुछ तो वो अचीव नहीं कर पाया था। तो वो सोचती है कि ये कितना बड़ा फेलियर है बेचारा। जबकि उधर जुनको की एकेडमी वालों ने सबको किसी न किसी हाई स्कूल में भेजा था कि वो वहाँ पर जाकर कोलैबोरेट करेंगे और वहाँ के स्टूडेंट्स को इनकरेज करेंगे कि वो लोग भी एकेडमी में आकर पढ़ें। और जुनको को जो स्कूल मिला था वो बहुत डिफिकल्ट था। वो था साउथ हाई स्कूल, वही स्कूल जहाँ पर यूरी पढ़ता था। यहाँ पर जब वो जाती है तो देखती है एक टीचर को जिसका नाम यामाशीता था। एक्चुअली ये वही उसका हाई स्कूल फेलो था। वो इतने सालों बाद उसे अपने सामने खड़ा देख हैरान रह जाती है। वो दोनों मिलते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं। एक दफा यामाशीता ने स्कूल टाइम्स में जुनको को कहा था कि तुम मेरे साथ डेट करोगी, लेकिन उसकी मम्मी ने मना कर दिया था। डेटिंग उसे अलाउड नहीं था। वो बोलती है कि इतनी सख्त मैंने लाइफ गुजारी, इतनी मेहनत करी, लेकिन फिर भी देखो आज मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, अनमैरिड हूँ, इवन कि सिंगल भी। शाम को यूरी जब एकेडमी में आता है तो वो टीचर यामाशीता के बारे में जुनको से पूछता है। वो उसे बताती है कि हाँ वो मेरा हाई स्कूल फेलो था और पता है मुझे उससे बड़ी फ्रेश वाइब्स आती क्योंकि मेरी लाइफ में सिर्फ वही एक ओनली बॉय था जिसने मुझे लाइक किया था और मुझे एक लव लेटर भी भेजा था। और साथ ही साथ वो यूरी को कहती है कि कभी कभी मैं अपनी मम्मी की तरह बोलने लगती हूँ। मैंने तुम्हें रिलेशनशिप से मना किया था लेकिन अब नहीं करती। ठीक है, कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो बनाओ। हो सकता है कि किसी के साथ की वजह से तुम्हारे में कॉन्फिडेंस आए, तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहो और उसी की खातिर तुम यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले पाओ। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली जुनको के कमर का बल अभी तक ठीक नहीं हुआ था। उसने कोई मेडिसिन भी नहीं ली थी। आज उसको अचानक से पेन होने लगती है तो यूरी उसकी हेल्प करता है और उसे ऑफिस तक लेकर जाता है। ऑफिस में स्टूडेंट्स अलाउड नहीं थे। उसको लगता था कि वो किसी भी टाइम पर फायर कर दी जाएगी किसी भी बहाने को लेकर। ऊपर से टीचर्स आने लगते हैं तो वो यूरी को अपने डेस्क के नीचे छुपा देती है। इतने में और उसके कोलीग्स वहाँ आ जाते हैं और बताने लगते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि यूरी के डैड कौन है, जिसको उस दिन तुमने बहुत सारी बातें सुनाई थी, भाषण दिया था। एक्चुअली वो मिनिस्टर थे। और ये देखकर वो परेशान हो जाती है कि अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में यूरी फेल हो गया तो उसकी खैर नहीं, ना सिर्फ उसकी बल्कि उसकी एकेडमी को भी बहुत डैमेज पहुंचेगा। और यहाँ पर एक मोमेंट ऐसा आता है कि यूरी उसके नी के साथ टेक लगाकर बैठ जाता है और ये होते ही जुनको को इतनी अजीब फीलिंग आती है कि वो एकदम चेयर से ही गिर जाती है शॉक में आकर। जबकि उधर मासाशी अभी तक इसी सिचुएशन में था कि उससे अपनी फीलिंग्स जुनको के सामने कन्फेस हो ही नहीं पाती थी। उसका एक कोलीग भी ये राज जानता था। वो उसे इनकरेज करता है कि कॉल कर दो और उसे सब कुछ बता दो। वो हिम्मत करके उसे कॉल तो मिलाता है लेकिन आगे से जुनको अपनी ही कहानी लेकर बैठ जाती है और पूछती है कि अगर एक हाई स्कूलर आपके नी के साथ खुद को टच करे तो उसका क्या मतलब है। अब वो बेचारा परेशान हो जाता है कि ये कौन सा मेरा कॉम्पिटिटर आ गया है। वो फौरन से कहता है इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि वो लड़का बहुत केयरलेस है और उसे कोई सेंस नहीं। वेल, अब नेक्स्ट ही डे एकेडमी में एक नई लड़की आती है जिसका नाम एतो था। एतो उनको ग्रुप डेट पर मिली थी और उसे यूरी इतना अच्छा लगा था, खुद भी वहाँ एडमिशन लेने आ गई थी। इतने में वहाँ पर मासाशी भी पहुँच जाता है और यूरी उसे देखकर काफी जेलस हुआ था और मासाशी यूरी को देखकर यहाँ पर मासाशी यूरी पर रोब झाड़ता है, कहता है मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो से हूँ, तुम वहाँ एडमिशन लेना चाहते हो, हेल्प चाहिए हो तो बताना। लेकिन यूरी बेशक एज में छोटा था लेकिन एटीट्यूड उसमें पूरा था। वो कहता है मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए और एक साइड पर चला जाता है। यहाँ पर ये तो उसके पास आती है और पूछती है कि क्या तुम टीचर को लाइक करते हो, मैं देख सकती हूँ तुम्हारी नजरों से। जब वो जुनको को ड्रॉप कर रहा था तो जुनको बताती है कि आजकल मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूरी की शक्ल में मुझे एक होप मिली है। अगर मैं उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला लूँ तो मुझे लगेगा कि मैं एक फेलियर नहीं हूँ, मैं ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकती हूँ। वेल, अब नेक्स्ट डे वो स्कूल जाती है। वहाँ पर यामाशीता एक स्टूडेंट के साथ खड़ा हुआ था। उस स्कूल के स्टूडेंट बहुत ही बदतमीज थे। वो यामाशीता को धक्का देते हैं जबकि इसी बीच जुनको भी सीढ़ियों से गिरने वाली थी लेकिन यूरी आगे बढ़ता है और उसे गिरने से बचा लेता है। लेकिन ये होते होते उसका अपना हाथ जख्मी हो गया था, बाजू में फ्रैक्चर आ गया था। अब यामा और जुनको से घर पर लेकर जाते हैं ड्रॉप करने के लिए। उसके डैड कहते हैं कि इस सब में तुम लोगों की गलती नहीं थी लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि जुनको मेरे बेटे
बेटे को ना पढ़ाए, क्योंकि मैंने इसका रिकॉर्ड देखा है, ये तो एक फेलियर है। ना तो इसके स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, ना ही इसने कभी करा था। यहाँ पर यूरी अपने डैड के सामने प्रोटेस्ट करता है, लेकिन जून को उसे चुप करा देती है और कहती है, मैं आपकी हर शर्त मानती हूँ, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ इतना वादा कर दें कि आप अपने बेटे को डिस्करेज नहीं करेंगे, उसको हर तरह की सपोर्ट देंगे, वो चाहे जो भी करना चाहे अपनी लाइफ। ये सुनकर यूरी बहुत इम्प्रेस होता है। अब नेक्स्ट डे जून को ने क्लास में लेक्चर देना था उनके फ्यूचर के बारे में। यहाँ पर वो बॉयज बहुत बदतमीज थे और उनकी बात भी नहीं सुनना चाहते थे। वो लेक्चर में अपनी बातें करते रहते हैं, लेकिन जून को उनको हैंडल करना अच्छे से आता था। वो उनको खुद की एग्जाम्पल देती है और फिर कहती है, बेशक तुम लोग समझते हो कि कैरियर में क्या रखा है, लेकिन आप लोगों को जरूर मेहनत करनी चाहिए। कोई तो ऐसा इंसान होगा जो आप पर डिपेंडेंट हो, जिसको आप कल को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपका लव भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और वो स्टडीज के थ्रू होगा, जो आप अभी कर सकते हैं। और ये सुनते ही यूरी के माइंड में सिर्फ एक ही इंसान था और वो थी जून को। वो उसी को ही प्रोटेक्ट करना चाहता था और इसके लिए उसे अपना एक स्ट्रॉन्ग कैरियर और कैरेक्टर चाहिए था। अब वो जूनकू के पास आता है और कहता है कि मैंने डैड को मना लिया था कि मैं इसी टीचर से पढ़ूंगा और उन्होंने मुझे बोला था कि भाड़ में जाओ, जो मर्जी करो। और साथ ही साथ वो उसे इंग्लिश के नोट्स भी दिखाता है, जो कि उसने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हुए थे। ये देखते ही जूनकू बहुत टची हो जाती है और वो ये भी बोलता है कि मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी के सबसे डिफिकल्ट फील्ड में अप्लाई करने वाला हूँ और उसके लिए आप मेरी हेल्प करेंगी। अगर मैं सक्सेसफुल रहा तो ये समझना कि ये आपकी सक्सेस है। ये सुनकर जूनकू खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद यूरी देखता है कि यामा और जूनकू दोनों आपस में फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज कर रहे हैं। यूरी ने जूनकू का नंबर अपने फ़ोन में भी सेव कर लिया था। अब वो सारे हाई स्कूलर्स साथ में मीवा भी इकट्ठे डिनर पर जाते हैं। यहाँ पर जूनकू आज बहुत खुश थी और उसने इतनी बियर पी थी कि वो ड्रंक हो गई थी। यहाँ पर उसके कपड़ों पर दाग लग जाता है, जो कि वो धोने के लिए जाती है। काफ़ी देर से बाहर नहीं निकली थी यूरी को उसकी फिक्र होती है। वो पीछे जाता है। अब जूनकू बिना देखे उसे मीवा समझकर हक कर लेती है और कहने लगती है कि अभी तो कुछ साल मैं रिलेशनशिप या शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि एक ही मेरी ऑब्सेशन है और वो है यूरी। उसकी सक्सेस, उसका फेलियर, अब सब कुछ मेरा है। ये सुनते ही यूरी टची हो जाता है और सोचता है कि काश ये बिना ड्रंक हुए अपने होश में ये बात कह सके। अब नेक्स्ट ही डे वो अकेडमी में ईतो को मिलता है। वो उससे कहता है कि तुमने मुझसे पूछा था एक क्वेश्चन और उसका जवाब आज मेरे पास है। हाँ, मैं जूनकू को लाइक करता हूँ, लेकिन बाइक के शोर में किसी को सुनाई नहीं दिया था और वो भी चुपचाप मौका उठाकर खामोश हो जाता है। जबकि उधर मीवा ने सारी खबरें मसाशी को पहुंचा दी थी और वो उससे ये भी बताती है कि तुम्हारा एक कंपटीटर आया हुआ है, जो कि एक हाई स्कूलर है। और इसके साथ साथ यामा भी अभी तक गेम में है, क्योंकि लगता है कि वो वापस जूनकू की लाइफ में आ सकता है। लेकिन वो बोलती है कि मैं तो तुम्हारी साइड पर हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम उसे ज़्यादा डिजर्व करते हो। जूनकू बहुत मेहनत करती थी यूरी के नोट्स बनाने में, उसके लिए लेक्चर्स तैयार करने में। अब इतनी रात को हिम्मत करके मसाशी उसे कॉल करता है। उधर यूरी के पास भी उसका नंबर था, वो भी उसे फ़ोन मिलाता है, लेकिन दोनों को उसका नंबर बिजी मिलता है, क्योंकि कोई और ही नंबर ले गया था। एक्चुअली यामा ने उसे पहले ही कॉल मिला ली थी। लगा था कि उन तीनों बॉयज में से शायद यामा की कॉल जूनकू से मिली है, लेकिन एक्चुअली जूनकू किसी और को ही कॉल कर रही थी और वो तीनों बॉयज डिसअपॉइंटेड रह गए थे। उसने एक्चुअली अपने कोलीग को कॉल की थी और वो काम से रिलेटेड उससे कुछ मशवरा लेना चाहती थी। उसका वो कोलीग अपनी फील्ड में बहुत स्पेशलाइज्ड था। वो बहुत प्रोफेशनल होता है और बताता है कि जो लोग यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में एडमिशन ले पाते हैं उन स्टूडेंट्स में कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। और फिर वो इन दी एंड यही कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो रही हो। जहाँ तक मेरा ख्याल है यूरी वहाँ एडमिशन नहीं ले सकता, वो इस काबिल ही नहीं है, ना ही उसमें वो क्वालिटीज़ हैं। लेकिन जूनकू फिर भी यही सोचती है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, वो यूरी की तैयारी अपनी तरफ से 100% कराएगी। अब एक दिन एतो भी साथ बैठी हुई थी। एतो ने एक्चुअली एकेडमी में एडमिशन सिर्फ यूरी के पीछे लिया था। आज वो बातों बातों में कहती है कि मैंने कोई भी फील्ड सिलेक्ट नहीं करनी और ना ही मुझे टोक्यो यूनिवर्सिटी में जाने का कोई भी शौक है। ये ना हो कि मेरी लाइफ भी वहाँ जाने के चक्करों में बिल्कुल टीचर की तरह से डिजास्टर हो जाए। उसने जूनकू को टॉन्ट करा था और ये बात यूरी को बहुत बुरी लगती है। वो फौरन से उसे शट अप करा देता है। जबकि उधर मासाशी ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्रिपेयर किया हुआ था जूनकू के लिए। वो उसको इनवाइट करता है कि इस वीकेंड पर तुम मुझसे ज़रूर मिलना। वो मान जाती है और वो बहुत एक्साइटेड था। लेकिन उसी वक्त उसके ऑफिस में एक क्लाइंट आ जाता है और उसे इमरजेंसी वर्क करना था। उसकी कोशिश थी कि वीकेंड से पहले पहले किसी न किसी तरह ये काम ख़त्म कर दे, ताकि उसका ये प्लान रुइन ना हो जाए। बहुत सालों में पहली दफ़ा उसने हिम्मत बंधाई थी।
जबकि जुनको को एक दिन यामा मिलता है जो उसे अपने साथ ड्रिंक कराने के लिए बार में लेकर जाता है। यहाँ पर वो दोनों अपने स्कूल के टाइम की कुछ यादें एक दूसरे से शेयर करते हैं। यहाँ पर जुनको को एक दफा तो ऐसे लगा था कि शायद उसका पुराना फर्स्ट लव किंडल होने लगा है। यामा उससे हमेशा बहुत स्वीटली बात करता था और उसे लगता था कि शायद मेरा हार्ट भी फ्लटर करने लगा है, शायद मुझे भी लाइफ पार्टनर मिल जाए, किस्मत हम दोनों को मिलाना चाहती हो। लेकिन यहाँ बातों बातों में एक फ्रेंड का जिक्र करते हुए यामा के मुंह से निकल जाता कि लास्ट टाइम उसे मैंने अपनी वेडिंग सेरेमनी में देखा था। ये सुनते ही वो शॉक्ड रह जाती है और कोई भी बहाना करके वहाँ से भाग जाती है और वो शुक्र करती है कि एटलीस्ट वो उसके लिए अभी तक फाल नहीं करी थी। जबकि यूरी को नेक्स्ट डे स्कूल में यामा मिलता है और टीचर यामा उससे कहता है कि कल रात मैं तुम्हारी एकेडमी टीचर के साथ ड्रिंक पर गया तो उसने मुझे बताया कि तुम टोक्यो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, मैं भी तुम्हारी पूरी हेल्प कराऊंगा। लेकिन उसे बाकी सबसे ज्यादा ये चीज बॉदर कर कि जुनको लगता है कि यामा के साथ बहुत क्लोज हो गई है, वो बहुत जेलस फील करने लगता है। अब नेक्स्ट डे यूरी क्लास में बात बात के बहाने जुनको से पूछ लेता है कि क्या आप किसी को लाइक करती हैं या किसी को डेट कर रही हैं, लेकिन वो साफ मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पूछता है कोई तो होगा आपके बहुत क्लोज जिसके साथ आप कभी कभार ड्रिंक करने के लिए जाती होंगी, लेकिन वो इस बात से भी मना कर देती है। वो तो भूल ही गई थी कि वो यामा के साथ ड्रिंक करने गई थी। यूरी को बहुत जेलस फील होता है कि ये मुझसे क्यों कुछ छुपा रही है और उसका मन ही नहीं लग रहा था। आज वो जल्दी क्लास ऑफ करके वहाँ से निकल जाता है। जबकि वही एतो जो कि जुनको को बहुत बुरा भला कह रही थी, उसको उसका एक पुराना टीचर हरास कर रहा होता है कि यहाँ पर जुनको एंड टाइम पर पहुँच जाती और एतो को उस डिजास्टर से बचा लेती है। एतो को पहली दफा जुनको के लिए कुछ अच्छी वाइब्स आई थी। अब इसके बाद एतो यूरी के घर पर जाती है, पढ़ाई के बहाने उससे मिलने के लिए आई थी। वो उससे कहती है कि लगता है कि तुम्हारा फर्स्ट लव है और वो भी जुनको के साथ। ये बात सुनकर यूरी खामोश हो जाता है। तो आगे से एतो कहती है कि अगर तुम अपनी धुन के पक्के हो तो इतना बता दूं कि मैं भी आखिरी हद तक जाऊंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ उसको जीतने के लिए। ऑफ कोर्स वो यूरी के बारे में ही कह रही थी, ये तो यूरी को भी मालूम था। जबकि उधर एक दिन यूरी अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहा होता है कि वहाँ पर वो मासाशी को देखता है जो कि कोलैप्स होकर रोड पर गिरा पड़ा था। एक्चुअली उसके ऑफिस में बहुत काम था, उसने ओवर वर्क किया था। वो फौरन से कॉल करता है जुनको को जो कि वहाँ पहुँच जाती है। जुनको को वहाँ आते ही पता चलता है कि एक्चुअली मासाशी को एक पोर्ट पर जाना है जो कि वहाँ से 5 घंटे दूर है और वहाँ से कुछ सामान जो कि एक शिप पर जाने वाला था उसे किसी और शिप पर ट्रांसफर कराना है। अब वो मासाशी को अकेला तो नहीं छोड़ सकती थी, उससे कहती है कि इस हालत में तुम नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे लिए ड्राइव करूंगी। और यूरी तो ऐसे ही जुनको की सुरक्षा के लिए रात का ट्रैवल था तो उनके साथ अटैच हो जाता है। यहाँ पर वो मीवा से एक बात कहता है, उससे चोरी चोरी पूछता है कि अगर आपकी एज की कोई लड़की हो आप जैसी और उसको पता चले कि कोई हाई स्कूलर उसे लाइक करता है तो उसका क्या रिएक्शन होगा। ये सुनते ही एक दफा तो मीवा खामोश हो गई थी, लेकिन उसे समझ आ गई थी कि मामला बहुत सीरियस है। अब सारे रास्ते मासाशी तो सोता रहता है जबकि जुनको उसको कंपनी देने के लिए यूरी उसके साथ था। अब वो लोग पोर्ट पर जाते हैं और उसका सामान हैंडल कराने में उसकी काफी हेल्प करते हैं। अब इसी तरह से रात कट गई थी और अगली सुबह हो चुकी थी। वो लोग वापसी के रास्ते पर थे। यहाँ पर यूरी एक जगह पर रुकता है तो मासाशी की आंख खुलती है। वो हिम्मत करके जुनको को हक करता है और उसे थैंक्स करने लगता है। उसे बताता है कि मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ। और यही सीन यूरी ने भी देख लिया था, लेकिन जुनको इतनी इनोसेंट थी, वो समझती है कि मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ इसीलिए मुझे इतना प्यार जता रहा है। और मासाशी तो बस यही सोचता रहता है कि हर दफा इतनी डम्प क्यों एक्ट करती है। लेकिन यूरी को सारी समझ आ गई थी क्योंकि ऑफ कोर्स वो मासाशी को अपनी राइवल की नज़र से देखता था। अब इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता समय गुजरता चला जाता है। जुनको बहुत दिल लगाकर यूरी की कोचिंग किया करती थी और यूरी का भी बहुत मन था कि वो जुनको का सपना पूरा करे और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर सके। यूरी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे थे, इस बात से जुनको बहुत खुश थी। उसकी इम्प्रूवमेंट देखकर उसे जब भी मौका मिलता था वो जुनको का हार्ट फ्लटर करने की ज़रूर कोशिश करता था। इतने में जुनको को एक और बात पता चलती है और वो ये थी कि एक्चुअली यूरी की अपने डैड से तो बनती नहीं और इसके साथ साथ उसकी मम्मी भी उसके साथ नहीं होती, शायद उनकी डेथ हो गई थी। इसी वजह से जब वो घर जाता है तो वो बहुत लोनली फील करता है और इसी वजह से उसकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर पर भी काफ़ी इफेक्ट है। अब जुनको का मन था कि उसका स्टूडेंट इमोशनली स्टेबलाइज हो, इसलिए वो हर तरह से उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है। एक दफ़ा उन्होंने कैंप पर जाना था तो वो बिल्कुल एक मम्मी की तरह से उसके हर सामान की चेक लिस्ट भी बना कर देती है जो उसने साथ पैक करके आना है। लेकिन यूरी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो नहीं चाहता था कि जुनको उसे किसी भी तरह से मदर वाली वाइब्स दे, वो चाहता था कि उसे गर्लफ्रेंड वाली वाइब्स दे।
और फिर उसके बाद वो दिन आ जाता है जब सारे स्टूडेंट्स बसेस में बैठकर कैंप के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने 3-4 दिनों के लिए रहना था। वहाँ पर उनके काफ़ी सारे टेस्ट्स भी होने थे और उन्होंने एंजॉय भी करना था। वहाँ पहुँचते ही यूरी को एक कॉल आती है जो कि एक्चुअली मीवा की तरफ से थी। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें जवाब देना चाहती हूँ जो कुछ अर्से पहले तुमने मुझसे पूछा था। वो उससे बोलती है कि जब तुम जुनको के सामने अपना लव कन्फेस करोगे वो बहुत खुश हो जाए। तो बहुत सालों से अच्छे से जानती हूँ, लेकिन इस सब के लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। अब ये बात सुनते ही यूरी को तो मानो ऐसे लगा था कि जैसे कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया हो। इतने में मासाशी भी वहाँ पहुँच जाता है। वो भी उसी शहर में आया हुआ था अपनी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में। एक्चुअली उस एरिया में बहुत ठंड थी और जून को अपनी जैकेट लाना भूल गई थी। यहाँ पर मासाशी अपनी जैकेट उतार कर उसे पहना देता है और ये देखकर यूरी बहुत जेलस होता है। अब एक दफा यूरी मिसिंग हो गया था, वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। किसी ने उसे फॉरेस्ट में जाते हुए देखा था। रात भी होने वाली थी तो जून को उसे तलाश करने के लिए उसे पीछे निकल जाती है। यहाँ पर बेचारी काफी दफा फॉरेस्ट में गिरी भी थी और जख्मी भी हो गई थी। इन दी एंड उसे यूरी मिलता है, लेकिन एक्चुअली ये कुछ बॉयज का प्लान था। उन्होंने जानबूझकर यूरी को वहाँ भेजा था कि टीचर जून को उधर है। एक्चुअली वो यूरी से बहुत जेलस थे क्योंकि वो स्टार्ट से ही टॉपर्स रहे थे और अब यूरी उनको काफ़ी टफ टाइम देने लगा था। अब जब तक यूरी जुनको को वापस लेकर आता है तब तक रात हो गई थी और जंगल में गिरने की वजह से मासाशी वाली जैकेट भी बहुत गंदी हो चुकी थी। यहाँ पर यूरी उससे वो जैकेट उतरवाता है और अपनी जैकेट पहनने को बोलता है। वो उसके शोल्डर पर सर रखता है और कहता है कि 3 फेब ये डेट याद रखना, उस दिन मैं 18 ईयर्स का हो जाऊंगा, क्योंकि उसने प्लान किया था कि वो उसी दिन उससे अपना लव कन्फेस करेगा। यूरी को जब से मीवा की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला था वो बिल्कुल एक प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड की तरह से एक्ट करने लगता है। जुनको को उसकी जरूरत होती है वो वहाँ पहुँच जाता है और जुनको ने भी ये बात फील की थी। बहुत सालों बाद उसका हार्ट फ्लटर करने लगा था और वो भी यूरी के लिए। यहाँ पर एक दफा जब उनका फन का डे आता है तो ए तो यूरी के सामने आती है अपना बीच ड्रेस पहनकर। वो उसको पटाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन यूरी उसे नजर भर के भी दोबारा नहीं देखता और साथ ही साथ जुनको को कह देता है कि अगर इसकी जगह कोई और होता जिसे मैं लाइक करता हूँ तो उसे जरूर मेरी अटेंशन मिलती। अब जब उनके कैंपिंग का लास्ट डे था तो उस दिन वो लोग बॉन फायर को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर जुनको और दूसरे टीचर्स ने मिलकर एक एक्ट भी सेट किया हुआ था। परफॉर्म करते हुए बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। यूरी सारा समय उसे देखता रहता है। उसकी एज तो कम थी, लेकिन अपने बिहेवियर की वजह से वो बहुत ज्यादा मेच्योर दिखता था। अब एक दफा मीवा की कॉल आती है यूरी को, तो ऊपर से पहुंच जाती है जुनको, जो कि उनको बातें करते हुए सुन लेती है। वो बोलती है मैं समझ गई, ये सब तुम दोनों का मिला हुआ प्रैंक है। अच्छी बात है, वरना मुझे लगा था कि यूरी मुझे लाइक करने लगा है। अब यूरी को तो ये एक्सेप्ट नहीं था। उसके साथ वाले रूम में रहती थी, वो रात को उसके पास आता है और उससे बोलता है कि कोई एक्ट नहीं था, ये सब रियलिटी थी। और उसके थोड़ी ही देर बाद मासाशी को एक कॉल आती है और वो भागता हुआ जुनको के होटल में आता है। यहाँ पर आते ही उसे पता चल जाता है कि एक्चुअली उसे एक वायरल इन्फेक्शन है और वो और यूरी दोनों को क्वारंटाइन कराया जा रहा है। और क्वारंटीन के लिए उनके पास सिर्फ एक ही रूम था जो कि बहुत बड़ा था, लेकिन यूरी को और जुनको को शेयर करना पड़ेगा। ये सुनकर मासाशी बहुत जेलस होता है, जबकि यूरी वो जब जुनको को देखता है कि वो सो चुकी है तो उसका हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़कर उसके साथ ही सो जाता है। मासाशी भी खुद को फुल प्रोटेक्शन देने के बाद जुनको को देखने के लिए आता है और ये सीन कि वो हाथ पकड़कर सोए हुए ये देखकर वो बहुत जेलस होता है। तो अब जुनको अपने उस कैंप से वापस आ चुकी थी। उसकी वायरल इन्फेक्शन भी ठीक हो गई थी, लेकिन अब की बार बीमार होने की बारी मासाशी की थी, क्योंकि जुनको बताती है कि वहाँ पर मासाशी आया था और उसके और यूरी के बीच जाकर सो गया था। इसी वजह से अब उसको इन्फेक्शन हो चुकी है और वो छुट्टियों पर है जब तक रिकवर नहीं हो पाता। अब थोड़े दिनों बाद मासाशी भी रिकवर हो जाता है और वो अपने ऑफिस में था। उसे बहुत ज़्यादा काम इकट्ठा हुआ था। कितने में उसे जुनको की कॉल आती है जो उससे पूछती है कि क्या आज तुम फ्री हो, तो मैं तुम्हारे घर पर तुम्हें मिलने के लिए आना चाहती हूँ। ऑल्दो मासाशी बहुत बिजी था, लेकिन वो सारा काम छोड़ के फौरन से अपने घर पहुँच जाता है। घर को अच्छे से साफ करता है, चमकाता है। उसे नहीं पता था वो किसी भी लम्हे जुनको को अपने दिल की बात बता सकता था, लेकिन जैसे ही जुनको वहाँ पर आती है उसके पीछे पीछे पिंक हेडेड यूरी भी पहुँचा हुआ था, जिसे देखते ही मासाशी का दिल टूट जाता है। और फिर उसे पता चलता है कि एक्चुअली जिसके लिए इतना सारा काम छोड़कर आया है वो जुनको नहीं थी, बल्कि उसने यूरी की हेल्प करनी थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारी एडवाइसेस थी जो यूरी को चाहिए थी मासाशी के थ्रू।
यहाँ पर वो उसे अपनी बहुत सारी बुक्स भी देता है उसकी हेल्प करने के लिए और साथ साथ बताता है कि किस तरह से आपने स्मार्टली पढ़ना है। अगर तुम ओवर वर्क करोगे तो तुम्हारा ब्रेन फ्रेश नहीं होगा जिस दिन तुम एग्जाम देने जाओगे, इसलिए ब्रेक्स लो, एंजॉय करो और स्मार्टली पढ़ते रहो। अब एक दिन जून को यूरी को अपने घर पर लेकर आती है। वो घर के बाहर उसे खड़ा करती है, अंदर से कुछ बुक्स उठाकर उसे देनी थी, लेकिन उसकी मम्मी देख लेती है। उसकी मम्मी जून को साइड पर लेकर जाती है और उसे कहती है कि देखो तुम खुद तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले नहीं सकी थी, अब इस लड़के का भी दिल मत तोड़ो, तुम इतनी बुरी तरह गिरोगी अब की बार कि तुम संभल नहीं पाओगी, तुमने अपनी सारी एफर्ट्स इसी में लगा दी हैं। लेकिन जुनको को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी मम्मी ऊंचा बोल रही थी और यूरी सुन लेता वो डिसहार्ट हो जाता। वो अपनी मम्मी को चुप कराती है और वहाँ पर यूरी की साइड लेने लगती है। उसकी मम्मी अंदर आती है तो उन्हें एहसास होता है कि आज पहली दफ़ा थी कि जूनको ने अपनी मम्मी से ऊंची आवाज़ में बात की थी। उसकी मम्मी को भी अफसोस होने लगता है कि काश वो उस दिन अपनी बेटी को थप्पड़ ना मारती तो शायद उसकी ज़िंदगी डिफरेंट होती, क्योंकि तब से लेकर आज तक वो हमेशा बुझी बुझी और मम्मी से फासले पर रहती थी। इतने में यूरी की कॉल आती है जूनको को। जूनको हैरान थी कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। वो बताता है कि जब आप अपना नंबर यामा से शेयर करी थी तो मैंने याद कर लिया था। यहाँ पर यूरी उसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि मुझे खुशी हुई कि आपने किसी के सामने मेरी साइड ली और मुझ पर इतना विश्वास रखा। अब नेक्स्ट डे से ही यूरी को तो पता चल गया था जूनको का घर कहाँ है। वो रोजाना अपने स्कूल जाने से पहले जूनको के घर के बाहर आता था। अगर किसी दिन उसे उसकी आवाज़ सुन जाती थी तो वो बहुत खुश होता था, उसका दिन बन जाता था। और अब यही उसकी रूटीन भी थी। एक दिन वो अपनी लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। ब्रेक लेते हुए वो जूनको की एक फ़ोटो देखने लगता है। ऊपर से यामाशीता आ जाता है और उसने देख लिया था कि इसके फ़ोन में इसके टीचर की फ़ोटो है। वो समझ जाता है कि यूरी कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं बल्कि वो जूनको के लिए फीलिंग्स रखता है। अब जब यामा घर जाता है तो हमें एक और बात पता चलती है। एक्चुअली उसकी अपनी वाइफ से कभी भी नहीं बनती थी। उसकी वाइफ उसके साथ भी नहीं रहती थी और छोटी छोटी लड़ाई पर उनकी बात डिवोर्स तक पहुंच जाती थी। और अब यामा ने भी फैसला किया था कि वो एक डिवोर्सी बनकर जिंदगी गुजार लेगा, लेकिन अपनी पत्नी के साथ वो नहीं जी सकता। अब नेक्स्ट डे एकेडमी में पहला मॉक एग्जाम था जिसके लिए जूनको यूरी को बेस्ट ऑफ लक कहती है। और वो एग्जाम जब देकर आता है तो पता चलता है कि टाइम शॉर्ट था और वो एग्जाम पूरा नहीं कर पाया। उसने अच्छा तो परफॉर्म किया था लेकिन उसकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी जिसको जूनको पूरा करने की बहुत कोशिश करती है। अब वहाँ से वापस जाते हुए यूरी जूनको को कहता है कि आप खुद को क्यों एक डिजास्टर समझती हैं। आपने मुझे कहा था कि मैं आपके जैसा ना बन जाऊं बड़े होकर। एक्चुअली मैं आपके जैसा ही बनना चाहता हूँ। आप इतनी लविंग है, इतनी केयरिंग है, मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं। कोई अपने स्टूडेंट के लिए कहाँ इतना कुछ करता है। काश मैं बड़ा होकर आप जैसा ही बनूं। ये सुनकर जूनको को बहुत खुशी होती है और उसकी स्माइल देखने वाली थी, ये सोचकर कि दुनिया में कोई तो है जिसकी वो भी आइडियल है। आज रात को यामाशीता जूनको को अपने साथ एक बार में ड्रिंक करने के लिए बुलाता है। वहाँ पर बैठकर वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और यहाँ पर यामा उसे बताता है कि एक्चुअली मेरी डिवोर्स हो चुकी है। वो बहुत दुखी था। अब यहाँ पर जूनको उसका गम भुलाने के लिए उसे ड्रिंक करने से नहीं रोकती बल्कि उसके साथ मिलकर खुद भी पैग लगाने लगती है। लेकिन जूनको यामा से भी ज़्यादा ड्रंक हो गई थी। वो उसे उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए जाता है। वो उसे गेट के बाहर छोड़ना चाहता था लेकिन जूनको कहती है मेरे मम्मी डैडी को पता चल गया तो वो मुझे बहुत डांटेंगे, इसलिए खामोशी से मुझे ऊपर तक छोड़ाओ। अब वो उसे कैरी करके उसके बेड में लिटा देता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जूनको की आंख खुलती है तो सिचुएशन कुछ इस तरह की थी। यामा उसी के साथ ही बेड में सो रहा था। उसे लगा था कि यामा ड्रंक है, वो तो उठेगा नहीं। वो फौरन से उसे एक ब्लैंकेट में रैप करके उसकी पैकिंग करने लगती है ताकि एक लाश की तरह से इसे ठिकाने लगा सके। लेकिन इसी बीच यामा की आंख खुल जाती है और वो सोचता है कि ये दिन भी देखना था जिस लड़की को मैं प्यार करता हूँ वो मुझे एक डेड बॉडी की तरह घसीट रही है। अब वो खामोशी से उठ जाता है और वो दोनों घर से बाहर आते हैं। यहाँ पर यामा उसे कहता है कि तुम परेशान ना हो, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था, मैं इतना ड्रंक नहीं था। और साथ में उसे ये भी बोलता है कि तुम जैसी स्कूल में थी तुम अब बिल्कुल वैसी ही हो। तुम्हारा ध्यान तब स्टडीज में था, अब अपने काम में रहता है। तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें कौन कौन लाइक करता है, तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स रखता है। और उसी टाइम पर जब वो ये बातें कर रहा था ऊपर से यूरी आ जाता है जिसकी रूटीन थी वो रोजाना जूनको के घर के बाहर आता था। वो उन दोनों को इस तरह से सुबह सुबह इकट्ठे देखकर शॉकिंग हो जाता है। जूनको उसके पीछे जाकर कुछ क्लियर करना चाहती थी लेकिन यूरी गुस्से में वहां से निकल जाता है। यहाँ पर यामा उसे बताता है कि क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता या तुम डम एक्ट करती हो। ये रोजाना तुम्हारे घर के बाहर आता होगा, ये आज स्पेशल दिन तो नहीं आया क्योंकि मैं भी तुम्हारे घर के बाहर रोजाना आया करता था जब हाई स्कूल में था।
मैंने तुम्हें इतने सारे क्लूज दिए कि तुम्हें लाइक करता हूँ और उसके बाद फाइनली एक लव लेटर लिखना पड़ा। वो तो अपने दिल की बात उससे कहने वाला था। कहता है कि मेरा तब भी तुम पर क्रश था, मैं आज भी तुम्हें लाइक करता हूँ। लेकिन जुनको उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। उसका माइंड सिर्फ और सिर्फ यूरी में लगा हुआ था। जुनको कभी भी सही ढंग से तो सोचती नहीं थी। वो मीवा के पास जाती और उसे ये सारा कुछ बताती है और आगे से ये भी कहने लगती है कि लगता है कि मैंने यूरी को कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया है और ज्यादा पढ़ने की वजह से स्टडीज के बर्डन से उसका दिमाग सटक गया है। इसी वजह से तो उसे टीचर के लिए ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। एक दफा उसका टोक्यो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, इतनी ब्रिलियंट ब्राइट लाइफ उसके सामने होगी तो वो मुझसे भी ओवरकम कर पाएगा। जबकि यूरी तो आज स्कूल गया ही नहीं था। उसकी मासाशी से एक कॉफी शॉप पर मुलाकात होती है। वो मासाशी को कहता है मैं जितना ज्यादा जुनको को लाइक कर रहा हूँ मुझे अपनी इस लाइकनेस से नफरत होने लगी है। मासाशी पूछता है क्यों, क्या कुछ हुआ? अब इससे पहले कि यूरी उसे कुछ भी बताता मासाशी की फ्लाइट का टाइम हो जाता है। उसका कोलीग उसे घसीट कर वहाँ से बाहर ले जाता है। जबकि उधर जुनको को लगा था कि शायद यूरी अब उसके पास पढ़ने के लिए ही नहीं आएगा, लेकिन शाम को उसे एकेडमी में देखकर सरप्राइज होती है। उससे बहुत सारी बातें क्लियर करना चाहती थी, लेकिन यूरी बोलता है कि मैं पढ़ाई के अलावा और कोई बात नहीं करना चाहता। अब छुट्टी के बाद जुनको को एक चोट लग जाती है और उसके कमर में जब पेन हो रहा था तो फौरन से यूरी जाता है और उसे संभालने लगता है। जिस तरह से उसने जुनको को टच किया था वो बहुत मैच्योर लग रहा था। ये बात जुनको से डाइजेस्ट नहीं होती, वो उसे दूर धक्का दे देती है। जबकि मासाशी उसने मशवरा किया था मीवा से। मीवा उससे कहती है कि तुम यूं करो, सारे हाई स्कूलर्स का एक रीयूनियन कराओ। इस तरह से शायद जुनको को समझ आए कि तुम कितने सक्सेसफुल हो, कितनी लड़कियों का तुम पर क्रश है, उसे तुम्हारी वैल्यू पता चले, उसके बाद उसे प्रपोज करना। मासाशी सीधे से तो अपनी बात करने की हिम्मत इकट्ठी कर नहीं पाता था, वो ये करने को भी रेडी हो जाता है। जबकि उधर जुनको बहुत खुश थी। वो देखती है कि यूरी के ग्रेड्स ग्रेजुअली बहुत इंप्रूव कर रहे हैं। इवन कि मॉक एग्जाम में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन उसमें एक कमी थी और वो थी मैथ्स में, जिसकी वजह से उसके ओवरऑल ग्रेड्स खराब हो जाते थे। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो कोई ना कोई सोल्यूशन तलाश करने की कोशिश में लगी रहती थी, क्योंकि इससे ज्यादा वो यूरी की हेल्प नहीं कर सकती थी। उसकी अपनी ये फील्ड बहुत वीक थी। जबकि उधर जुनको को जब रीयूनियन पार्टी का पता चलता है तो उसका जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वो मीवा से कहती है कि काश वो ये पार्टी अरेंज ही ना करता, मैं कितनी बड़ी फेलियर हूँ, सबके सामने मुझे बहुत शर्म आएगी। इवन कि वो उनको शराब भी देने लगती है कि जिसका ये पार्टी का आइडिया है, जब भी वो नए शूज पहने बारिश आ जाए, जब भी वो चॉपस्टिक्स उठाए टूट जाए। वेल अब इसी तरह से पार्टी का दिन आ जाता है। मासाशी को जुनको का वेट था, लेकिन जुनको को उस दिन अपनी एकेडमी पर ज्यादा काम था, साथ ही साथ उसका मन भी नहीं करता था इतने लोगों को फेस करने का। तो वो मासाशी से सॉरी कर लेती है कि वो उस दिन नहीं आ सकेगी। ये सुनते ही मासाशी बहुत सैड हो जाता है। जबकि उसी पार्टी में यामाशीता भी आया हुआ था और पार्टी ओवर होने के बाद यामा और मासाशी दोनों बार में जाते हैं। यहाँ पर यामा मासाशी को बहुत सारी बातें लगाता है। यहाँ पर यामा मासाशी को बहुत सारी बातें करता है। कहता है कि 20 साल से प्यार दिल में रख के बैठे हो और अपनी फीलिंग्स उसे बताओ, मुझे ही देखो, मैंने हाई स्कूल में उसे बता दिया था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। पता है मेरी इम्प्रूवमेंट क्या है, मैं तो उसके घर पर एक रात भी बिता चुका हूँ। अब उसकी ये बात सुनते ही मासाशी ग्लास उसके ऊपर फोड़ देता है। उसे इतना गुस्सा आया था। यामा अगले दिन जख्मी होकर अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ा रहा होता है तो सभी यही गॉसिप्स कर रहे थे कि लगता है कि इसने अपनी वाइफ को चीट किया है, उसी वजह से वाइफ ने इसे घाव दिया होगा। यामा भी ये सब सुन चुका था। वो यूरी से मिलता है और कहता है कि इतना बता दूं, मैं डिवोर्सी हूँ और मैंने किसी को चीट नहीं किया। और उससे बोलता है कि उस दिन जब तुमने मुझे और जुनको को देखा था हमारे बीच कुछ भी नहीं था। हाँ, मैं ज़रूर जुनको को लाइक करता हूँ और मासाशी भी करता है। तुम्हारे लिए मुकाबला बहुत टफ होने वाला है। लेकिन यूरी ये सुनते ही आगे बढ़ता है और यामा से कहता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम लेकिन यूरी ये सुनते ही थोड़ा आगे बढ़ता है और यामा से कहता है आपके लिए अच्छा होगा कि आप पीछे हट जाएं, क्योंकि जुनको सिर्फ और सिर्फ मेरी है। जबकि उधर मासाशी भी जुनको से मिलने के लिए आता है। उसे बाहर ले जाकर पूछता है कि क्या तुम यामा को डेट कर रही हो, वो तुम्हारे साथ क्यों एक रात बिताने तुम्हारे घर पर गया था। जुनको को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो पूछती है कि क्या ये सब कुछ यामा ने तुम्हें बताया है, वो किसी को भी बता सकता था, एटलीस्ट तुम्हें तो ना बताता। और फिर उसे क्लियर कर दिया कि एक्चुअली हम दोनों ड्रंक थे और वो मुझे मेरे घर पर ड्रॉप करने गया था, कब वहाँ सो गया कुछ पता नहीं, और हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो रही थी। वो एक्चुअली इसलिए एम्बैरस हो रही थी क्योंकि वो मासाशी को अपनी फैमिली समझती थी। उसे लगता था कि ये बात यामा ने उसके भाई के सामने कर दी है, जबकि मासाशी अलग खुश हो रहा था कि ये मेरे सामने ये बात होने से इसलिए घबरा रही है क्योंकि मुझे लाइक करती है। वो बेचारा ऐसे ही खुशियाँ मनाने लगता है। जबकि क्लास के बाद यूरी जुनको से कहता है कि मैं बहुत इनसिक्योर फील करने लगा हूँ। जैसे ही मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो जाएगा मैं आपको एक बात बताऊँगा जो मैंने बहुत दिनों से दिल में रखी हुई है।
जबकि शाम को यामा जुनको के घर के बाहर पहुंचा हुआ था। जुनको को उस पर बड़ा गुस्सा था कि इसे हर जगह ये बात बताने की क्या जरूरत थी। लेकिन आगे से यामा कहता है कि एक्चुअली मैं जेलस होता हूँ जब कोई और तुम्हें लाइक करता है। तो मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ उतना ही जितना हाई स्कूल में करता था, और हर वक्त मेरे माइंड पर सिर्फ तुम ही रहती हो। जुनको उसकी बातें सुन लेती है लेकिन कोई भी जवाब नहीं देती। और उसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि एक्चुअली जुनको ने यूरी के लिए एक और बहुत बड़ी एकेडमी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, और वहाँ पर एक नई टीचर थी। वहाँ पर एक और टीचर थी जिसका नाम मोमो था। और अब जुनको को ऐसा लगता था कि जो ट्रेनिंग वो यूरी को नहीं दे सकती वो इस एकेडमी में आकर उसकी पूरी हो जाएगी और वो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी में जाएगा। इसी के साथ एक्चुअली पहले तो यूरी मानता ही नहीं है कि वो किसी और एकेडमी में जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल से जुनको उसे कन्विंस करती है और कहती है तुम्हारी फर्स्ट प्रेफरेंस यही है कि तुम इसी साल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, और वहाँ का सक्सेस रेट 80% है। वहाँ की बेस्ट टीचर तुम्हें पढ़ाएगी मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पर। और इन दी एंड यूरी को भी मानना पड़ता है एक्चुअली जो फील्ड यूरी ने सिलेक्ट की थी उसमें जुनको स्पेशलाइज नहीं करती थी। इन दी एंड उसे भी मानना पड़ता है क्योंकि वो जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर जुनको को अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था। अब उसके बाद वो लोग उसी एकेडमी में जाते हैं जो कि बहुत हाई क्लास की थी। जुनको को वहाँ पर टीचर मोमो दिखाई देती है। वो बहुत सुंदर थी और उसके पास हर वो चीज़ थी, वो सक्सेस थी, वो वेल्थ थी जो कि एक्चुअली जुनको के पास नहीं थी। वो उसे देखकर कहीं ना कहीं सोचती कि काश मैं इसी तरह की एडल्ट बनती। मोमो एक्चुअली अपने स्टूडेंट्स में बहुत फेमस थी और वो हमेशा उनसे ऐसे ही बिहेव करती थी कि जैसे वो उसके फ्रेंड्स हों। उनसे बहुत फ्री हो जाती थी और इसी वजह से स्टूडेंट्स की एक लंबी क्यू उसके इर्द गिर्द हमेशा तैयार रहती थी। वो यूरी की ट्रेनिंग भी बहुत प्यार से करती है। यहाँ पर वो उसके पिंक हेयर को एक दफा टच करना चाहती थी कि इनका कलर कितना सुंदर है, लेकिन वो उन्हें हाथ नहीं लगाने देता, ऑल्दो उसने जुनको को छूने दिया था। यहाँ पर एक दफा एकेडमी में क्लासेस लेते हुए मोमो यूरी के पास एक स्केच बुक देखती है जो कि देखते ही वो कुछ ना कुछ पहचान गई थी और उससे पूछने लगती है कि ये किसकी है। उसे पता चलता है कि ये जुनको के एक कजन की है जिसका नाम मसाशी है। तो वो फौरन से टची हो जाती है, उसको कुछ पुरानी यादें आने लगी थी। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये लोग सेम हाई स्कूल से हैं और मसाशी पर मोमो का क्रश था। एक्चुअली मोमो को तो ये सब पहले दिन से ही पता था, लेकिन जुनको ने फील नहीं किया था क्योंकि मोमो की अपीयरेंस बहुत बदल चुकी थी और उसने अपना नाम भी चेंज किया था। और फिर इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं। यहाँ पर मसाशी यही याद कर रहा था कि जब वो लोग हाई स्कूल्स में थे तो एक गर्ल थी जो कि बार बार जुनको को बुली किया करती थी। कभी उसका बैग उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक देती थी तो कभी उसके नोट्स को खराब कर दिया करती थी। लेकिन जुनको को किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो उससे जेलस थी। जुनको उससे कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, आई डोंट केयर, बस मेरी बुक्स को नुकसान ना पहुंचाना आइंदा। और वही मसाशी जो कि 7 सेकंड बॉय के तौर पर फेमस था, 7 सेकंड्स में किसी को भी अपने प्यार में डाल देता था। लेकिन जुनको की दफ़ा 7 सेकंड्स जब उसने उसे स्टेयर किया तो जुनको की बजाय वही उससे प्यार में पड़ गया था। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि यामा के पीछे उसकी एक्स वाइफ आती है। एक दफ़ा उसे बताती है कि डैड आजकल बहुत बीमार हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उसकी वाइफ अब बहुत गिल्ट फील कर रही है और यामा को वापस पाना चाहती है। उससे मिलने के बाद यामा बहुत अपसेट हो गया था। वो जुनको को कॉल करता है कि मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। वो कहती है अभी तो बहुत देर हो गई है, और वो उसकी विंडो के ऊपर चढ़ता हुआ बैल्कनी से ऊपर पहुँच जाता है। ऐसा करता हुआ वो काफ़ी कूल दिखता है। वो उसे सब बताता है कि स्कूल टाइम में मैं कैसे तुम्हारा पीछा किया करता था, लेकिन तुमने कभी बुक से ऊपर नज़र उठा कर ही नहीं देखा था। जबकि उधर यूरी को दिखाते हैं जैसा जुनको के साथ स्कूल में हुआ करता था, यूरी के साथ एकेडमी में हो रहा था। एक लड़का उससे बहुत जेलस था और उसके नोट्स खराब कर दिया करता था। एक्चुअली उस बॉय को इस चीज़ का गुस्सा था कि मोमो टीचर ज़्यादातर यूरी को तवज्जो देती है और उसको नहीं, और इसी जेलसी में उसके हाथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी लग चुकी थी जो कि वो इंटरनेट पर डाल देता है। इस चीज़ का सबूत कि टीचर मोमो ने अपनी रेज़्यूमे में झूठ बोला है। वो लंदन से पढ़कर नहीं आई थी बल्कि यहीं से ही पढ़ी हुई थी। उसने अपना नाम चेंज किया है, उसने 2 डिवोर्स भी ली हुई हैं, और यही बात मसाशी भी जाकर जुनको को दिखाता है कि तुम्हें वो लड़की याद है जो तुम्हें बुली किया करती थी, ये वही मोमो है। अब जुनको फौरन दौड़ती हुई एकेडमी में जाती है उससे मिलने के लिए, तो मोमो आगे से कहती है कि एक्चुअली मेरी लाइफ बहुत लोनली थी, मैं दूसरों से आगे बढ़ना चाहती थी लेकिन कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता था, इसलिए मैंने बहुत मेहनत करके ये पॉइंट अचीव किया है, लेकिन मैंने अपने रिकॉर्ड में झूठ बोला है और यंग दिखने की भी कोशिश करी है। वो उससे कहती है कि यहाँ से तो अब मैं फायर कर दी गई हूँ, लेकिन प्लीज क्या तुम मुझे यूरी को दोगी, मैं इसे पढ़ाना चाहती हूँ। आगे से जुनको कहती है कि नहीं, मैं यूरी को किसी के हैंड ओवर नहीं करने वाली, और वो भी सिर्फ तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए। ये बात सुनकर यूरी को बहुत स्पेशल फील होता है।
वो बाहर जाता है और जुनकू को हक कर लेता है और कहता है कि जिस तरह से आपने बोला कि आप मुझे किसी से शेयर नहीं करेंगी, ये बात मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। वो उसका थैंक्स करता है, एक स्वीट सा हक देने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे जब जुनकू अपनी एकेडमी में बैठी हुई थी यूरी के साथ, तो वहाँ पर वही मोमो आती है और उसे अपने नोट्स देकर चली जाती है कि ठीक है, तुम मुझे इसकी कोचिंग नहीं करने दे रही, लेकिन मेरे नोट्स के थ्रू तुम इसकी हेल्प कर सकती हो। ये मेरी क्लासेस के नोट्स हैं जो मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं। अब ये सुनते ही यूरी और जुनकू दोनों उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। वो गिल्टी थी, शर्मिंदा भी थी, तो वो लोग उसे एक और चांस देने का फैसला करते हैं। जो उसके स्पेशल ट्रेनिंग वाले सब्जेक्ट थे उसमें यूरी और जुनकू दोनों कहते हैं कि आप इसकी ट्रेनिंग करें। अब ये सुनते ही मोमो भी खुश हो जाती है और उसे एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लेती है। अब काफी सारे फ्रेंड्स एक छोटी सी रीयूनियन पर मिलते हैं और यहाँ पर बहुत अरसे बाद मसाशी और मोमो का भी आमना सामना हुआ था। मोमो का लगता था आज भी मसाशी पर क्रश है, ऑल्दो उसकी दो दफा डिवोर्स भी हो चुकी थी, लेकिन अभी वो सिंगल। यहाँ पर वो सारे फ्रेंड्स मिलकर एक गेम खेलते हैं और उस गेम में कुछ ऐसा सा रिजल्ट आता है कि जैसे दो कपल्स को डेट पर जाना पड़ेगा और वो कपल सिलेक्ट होते हैं, एक तो मसाशी का मोमो के साथ और दूसरा यामा का जुनकू के साथ। तो ये डेट पूरा करने के लिए उन्हें डेट पर तो जाना ही पड़ेगा। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि यूरी के डैड आज बहुत अपसेट थे, वो किसी के साथ फोन पर चिल्ला रहे होते हैं और इसका असर यूरी पर क्या होगा तो हमें आगे जाकर पता चलेगा। जबकि उधर दिखाते हैं कि आज के दिन यूरी का एक एग्जाम था, जबकि उसी टाइम पर जुनकू की डेट थी। यामा बिल्कुल एक हीरो की तरह बहुत कूल स्टाइल में एक बाइक पर उसे पिक करने के लिए आता है। उससे बोलता है, कहा था ना स्कर्ट्स मत पहनना क्योंकि मैंने बाइक लेकर आनी है। एक्चुअली उसने स्कर्ट्स पहनी भी नहीं थी। अब वो दोनों बाइक पर बैठते हैं और जुनकू बहुत इंजॉय करती है। यामा ने सोचा था कि पहले इसे मूवी दिखाने ले जाता हूँ, लेकिन आगे सारी टिकट सोल्ड आउट थी। उसके बाद वो एक फेमस रेस्टोरेंट पर जाते हैं, पर वो भी सारा बुक था। और अब इन दी एंड वो दोनों बीच पर बैठे होते हैं और कोल्ड कॉफी पी रहे थे। यामा उसके क्लोज आकर पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, लेकिन जुनकू उसे परमिशन नहीं देती थी। तो वो सारा टाइम यामा के साथ, लेकिन बार बार उसे यूरी का ख्याल आ रहा था कि वो पता नहीं क्या कर रहा होगा, उसका एग्जाम कैसा होगा। जबकि उधर मसाशी को दिखाते हैं, वो बैंकर था, हर चीज में परफेक्ट था, लेकिन डेटिंग और रोमांस में उसे कुछ भी नहीं आता था। वो अगर मोमो को डेट पर लेकर भी गया था तो कहाँ, एक काउ फार्म दिखाने के लिए, जहाँ पर बेचारी के सारे नए शूज गंदे हो जाते हैं। अब सारा दिन डेट पर बिताने के बाद यामा जुनकू को ड्रॉप करने के लिए उसकी एकेडमी के बाहर तक आता है। वो पूछता है क्या मैं तुम्हारा हार्ट फ्लटर करने में कामयाब हुआ, लेकिन जुनकू कहती है मैं कोशिश करूंगी तुम्हारे लिए फॉल करने की। उनको यहाँ पर इकट्ठे यूरी ने भी देख लिया था। तो यूरी क्लास के बाद जुनकू से पूछता है कि आज आप यामा के साथ कहीं गई थी। पहले तो वो थोड़ा सा घबराती है, लेकिन फिर सोचती है मैं क्यों शर्मा रही हूँ। उसे बता देती है कि हम दोनों डेट पर गए थे। ये सुनते ही यूरी जेलस हो जाता है। वो इतना हर्ट हुआ था कि खामोशी से वहाँ से निकल जाता है। अब जब वो घर जाता है, उसके डैड ड्रंक बैठे हुए थे और बस यही उसे बोले जा रहे थे कि तुम टोक्यो यूनिवर्सिटी में मत जाना, मुझे देख लो, मैं वहाँ गया था, मेरी लाइफ आज कैसी हो चुकी है। एक्चुअली उन पर एक करप्शन का केस हो गया था जिसकी वजह से उनकी बहुत बदनामी हो रही थी। यूरी को उन पर बहुत गुस्सा आता है कि उन्होंने मेरी लाइफ का एक तमाशा बनाया हुआ है, मैं कोई टॉय नहीं। और इसी वजह से वो घर छोड़कर एक कैफे पर जाकर बैठ जाता है जहाँ पर उसे हमेशा मसाशी मिला करता था। वो उससे पूछता है तो वो कहता है कि ना तो मैं घर जाना चाहता हूँ ना ही कहीं और। मसाशी उसको समझ जाता है कि ये टेंशन में है तो उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ पर पढ़ते पढ़ते यूरी सो गया था, तो उसके नोट्स देखते देखते वो जुनकू के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि लगता है कि जब तक मैं उसका कज़न हूँ वो मुझे कभी भी नहीं देखेगी एक लड़के की नज़र से। वो हमेशा मुझे जेंडरलेस पर्सन की तरह इग्नोर करती रहेगी, सिर्फ फ्रेंड समझेगी। ये बात यूरी ने भी सुन ली थी। अब यूरी बेचारे ने तो बाहर निकलना भी बंद कर दिया था, क्योंकि उसके घर के बाहर हमेशा मीडिया वाले खड़े हुए होते थे जो कि उसका इंटरव्यू लेना चाहते थे, उससे बातें पूछना चाहते थे। वो इमेंस प्रेशर में था, वो अपनी सारी चीजें भी तोड़ फोड़ देता है। उसका कहीं पढ़ने का, किसी से बात करने का मन भी नहीं करता। एक्चुअली उसके डैड ने करप्शन नहीं की थी, रिश्वत नहीं ली थी, बल्कि उनसे भी ऊपर के एक पॉलिटिशियन था जिसने उन्हें इस ट्रैप में फंसा दिया था। यहाँ पर जुनकू उसके घर के बाहर जाती है और वहाँ पर रिपोर्टर्स उसे भी पकड़ लेते हैं, लेकिन यामा आकर उसको प्रोटेक्ट करता है। अब यूरी उन दोनों को अंदर ले जाता है। अब डैड बहुत शर्मिंदा होते हैं और कहते हैं कि एक्चुअली मैं कभी अच्छा डैड नहीं बन सका, मैंने सारी जिंदगी इतनी मेहनत की, मैं अपनी वाइफ को ज्यादा समय नहीं दे सका, जब वो मरने वाली थी मैं उसके साथ नहीं था, इसी वजह से यूरी आज तक मुझसे नाराज है। वो बोलते हैं मुझे नहीं मालूम कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, लेकिन मुझे यूरी की फिक्र है, मेरी वजह से उसे बहुत सफर करना पड़ रहा है।
यूरी इतना अपसेट था कि वो कहता है कि मेरा माइंड इस वक्त एक मैस बन चुका है और अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि मैं एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर पाऊंगा, ना ही एग्जाम दे पाऊंगा। अब ये सुनते ही जुनको बहुत दुखी हो जाती है। उसकी सारी उम्मीदें यूरी के साथ जुड़ी हुई थी। वो बाहर आती है तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यामा ने भी ये फील किया था कि ये कितनी हद तक यूरी से और उसके इस ड्रीम के साथ अटैच हो चुकी है। और फिर यामा ने एक काम करने का फैसला लिया था। यामा अपने एक्स ससुर जी से मिलने के लिए जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही पॉलिटिशियन थे जिन्होंने यूरी के डैड को फंसाया था। उनकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही थी, वो अंडर ट्रीटमेंट थे। यहाँ पर यामा उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप दुनिया को सच बता दें, यूरी मेरा स्टूडेंट है और उस पर बहुत अफेक्ट हो रहा है। लेकिन उसके ससुर जी कहते ठीक है, फिर आगे मेरी भी एक शर्त है। और वो शर्त क्या थी ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा, लेकिन हमें इतना जरूर मालूम पड़ जाता है कि एक्चुअली यामा की एक्स वाइफ आज भी उससे प्यार करती है और उससे कभी मूव ऑन नहीं कर सकी। वो थोड़ी सी प्राउडी थी अपने डैड के बैकग्राउंड की वजह से, लेकिन अब बहुत शर्मिंदा होती है कि मैंने तुम्हें छोटी छोटी बात पर इतना तंग किया। काश समय वापस आ जाए और हम दोनों फिर से एक हो सके। और फिर उसके बाद 2 ही दिन में एक न्यूज़ आती है जिसके बाद सारा कुछ ठीक हो जाता है। यूरी भी उस दिन अपने स्कूल में वापस पहुंच चुका था। उसके घर के बाहर से मीडिया का रश भी खत्म हो गया था। एक्चुअली यामा ने अपने पॉलिटिशियन ससुर जी की बात मान ली थी। वो हर चीज़ से यूरी के डैड को क्लियर कर देते हैं और सच बताते हैं कि रिश्वत उन्होंने ली थी लेकिन बाद में लौटा भी दी थी। वो इस मेंटल स्टेट में नहीं है कि इस वक्त वो कंट्री को सर्व कर सकें और इसके साथ ही वो रिटायरमेंट का ऐलान भी करते हैं। एक्चुअली इस सब के बदले उन्होंने यामा से कहा था कि तुम मेरी बेटी से रीमैरी करोगे, इस स्कूल की छोटी सी जॉब छोड़ोगे और एक असेंबली मैन बनने की कोशिश करोगे। मेरा पॉलिटिकल कैरियर और मेरा बिजनेस तुमने और मेरी बेटी ने ही संभालना है। ये बात जैसे ही जुनको को पता चलती है वो यामा से मिलने के लिए जाती है। यामा उससे कहता है कि उस दिन जब मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे थे तो मैंने सोचा था कि तुम्हारे लिए मुझे कुछ तो करना चाहिए। उस दिन तुम बोली थी कि मेरे लिए फाल करने की कोशिश करोगी, बस मेरे लिए इतनी ही खुशी बहुत है, मैं सारी जिंदगी इसके सहारे गुजार लूंगा। लेकिन अब प्लीज मेरे लिए फॉल मत करना क्योंकि मैं दोबारा से शादी करने जा रहा हूँ। और उधर यूरी भी यामा से मिलता है और उसे थैंक्स करता है कि आपने मेरे डैड को इनोसेंट प्रूफ कराने में बहुत हेल्प करी है। जबकि उधर मासाशी बेचारा जब अपने ऑफिस में खड़ा होता है तो उसे एक बहुत बुरी न्यूज मिलती है और वो ये थी कि उसकी कंपनी वाले उसे 3 साल के लिए रशिया भेज रहे हैं। यह सुनते ही वो शॉक्ड हो जाता है। इसके साथ कि एक दिन जून को यूरी को, एतो को और उसके साथ साथ मोमो को अपने घर पर लेकर आती है। जब अकेडमी का टाइम ओवर हो गया था तो वो लोग एक्स्ट्रा स्टडी सेशन के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। यूरी पहली दफा जुनको के घर पर आया था और उसने उसका रूम देखा था जो कि उसे बहुत क्यूट लगता है और साथ ही साथ उसका डॉग देखकर तो सभी खुश हो जाते हैं। अब जब वो लोग यहाँ इकट्ठे पढ़ रहे थे तो ऊपर से जुनको की मम्मी आती जो उनको कुछ स्नैक्स वगैरह देती हैं। मम्मी अब काफी बदलती जा रही थी और थोड़ी स्वीट होने लगी थी। थोड़ी देर बाद वहाँ मासाशी भी आ जाता है और टाइम ज्यादा होने की वजह से जुनको सबको छुट्टी दे देती है। मासाशी आज बहुत अपसेट था। वो दोनों टेरेस में खड़े होते हैं। उसने 3 महीने बाद रशिया के लिए चले जाना था। उसका 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। उसे प्रमोशन के बाद वहाँ ट्रांसफर किया जा रहा था। वो सोचता है कि आज नहीं तो कभी नहीं। वो उसे कह देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और साथ ही साथ एक किस भी करता है। लेकिन जून को चिल्ला के उसे पीछे धक्का देती है और उसके बाद एक टॉय हैमर उठाकर उसकी पिटाई करना स्टार्ट कर देती है। उसे लगा था कि कोई आत्मा है जो कि मासाशी के अंदर घुस गई है, लेकिन मासाशी उसे रोकता है और कहता है कि मेरी बहुत लंबे समय की फीलिंग है, मैं बचपन से तुमसे प्यार करता हूँ। अब वो यही सुनकर शॉक्ड थी कि उनको लड़ता देख उनके शोर की वजह से जुनको के डैड भी ऊपर आ जाते हैं और वो बहुत सारी बातें जो मासाशी कहना चाहता था वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब डैड चले जाते हैं और मासाशी को भी वहां से जाने को कहते हैं क्योंकि लेट नाइट हो गई थी। लेकिन जाने से पहले मासाशी जुनको को हग करता है और कहता है जो आज मैंने किया है मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की, ना ही मैं ड्रंक था। अब थोड़े दिनों बाद मासाशी और जुनको की फैमिली में एक वेडिंग का इवेंट था। वो सेरेमनी अटेंड करने के बाद सारे रिलेटिव्स जुनको के घर पर आ जाते हैं। वहाँ पर सभी यही डिस्कस कर रहे थे कि देखो मासाशी अभी तक सिंगल है। उसकी मम्मी उसके लिए बड़ी परेशान थी कि ये कब शादी करेगा। साथ ही साथ जुनको की मम्मी उसके लिए परेशान हो रही थी कि इसने भी शादी की कोई तैयारी नहीं करी। वो सब मजाक करने लगते हैं कि ठीक है फिर इन दोनों की क्यों ना आपस में ही शादी करा दी जाए। वहाँ पर मासाशी उससे कहता है कि मैं जल्दी रशिया जा रहा हूँ, लेकिन ये सोचते हुए भी मैं डर जाता हूँ कि 2-3 साल तुम्हें देखे बिना कैसे बिताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि उससे पहले ही अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करती हो, मेरे प्यार को एक्सेप्ट करती हो, तो हम शादी कर लें और तुम मेरे साथ ही चलो।
जुनको शॉक्ड रह जाती है। वो उसे कोई भी जवाब देती लेकिन मसाशी रोक देता है कि तुम अच्छे से सोचो और उसके बाद मुझे जवाब देना, मुझे कोई जल्दी नहीं। अब जुनको इतनी सरप्राइज थी कि वो फौरन से मीवा को कॉल करती है और उसे ये सब बताती है। मीवा खुश हो गई थी कि फाइनली 20 इयर्स के बाद मसाशी ने अपना लव प्रपोज कर ही दिया है। वो उसे मिलने के लिए पहुंच जाती है, उसकी बहुत सारी फोटोज भी लेती है उस पॉइंट पर खड़े होकर जहाँ पर मसाशी ने उसे प्रपोज किया था या फिर किस की थी। लेकिन मजाक के बाद मीवा उसे यही मशवरा देती है कि अच्छे से सोचना कि तुम्हें कौन लाइफ पार्टनर चाहिए, तुम्हारे पास काफी सारी चॉइसेस हैं। अब नेक्स्ट डे जो उनको थोड़ी सी परेशान थी, वो लोग एक कैफे पर गए हुए थे जो कि दिन के टाइम पर बंद रहता है और वहाँ जुनको और मोमो दोनों ने स्टूडेंट्स को बुलाया हुआ था एक्स्ट्रा सेशन के लिए। यहाँ पर जुनको मोमो से शेयर करती है कि मुझे किस तरह से मसाशी ने प्रपोज किया है और उनकी ये बात पीछे बैठा शेफ सुन लेता है और वो रोने लगता है क्योंकि वो बहुत सालों से दिल ही दिल में जुनको को लाइक करता था। अब नेक्स्ट डे यूरी जुनको से रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपके साथ एक मंदिर में विश करने के लिए जाना चाहता हूँ अपनी स्टडीज के अच्छे रिजल्ट के लिए। अब जुनको मान जाती है और वो दोनों वहाँ पर इकट्ठे जाते हैं। यूरी याद करने लगता है कि जब पहली दफा मैंने आपको टीचर बनने को कहा था तो वो भी यही पॉइंट था। जुनको कहती है तुम्हारा सही फैसला था और जो भी तुम चूज करोगे वही तुम्हारे आगे की लाइफ डिटरमिन करेगा। और आगे से यूरी कहती कि मेरा तो एक ही फैसला है, मैंने आपको चूज किया है। अब जुनको थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट होती है लेकिन फिर सोचने लगती है कि मसाशी तो मेरी एज का है लेकिन ये तो मेरे से छोटा है, हम दोनों का कपल कैसे चल सकता है। इसको मैंने अभी इनकार किया तो ये स्टडीज पर तवज्जो नहीं दे पाएगा, इसलिए जब तक जो ये सोचता है इसे सोचते रहने दो। अब एक दिन यूरी उसी कैफे पर गया हुआ था तो वही शेफ रोते हुए बताता है कि मुझे नहीं पता कब मसाशी और जुनको शादी कर ले क्योंकि उसने उसे प्रपोज किया है और मुझे लगता है कि उससे जरूर शादी करेगी क्योंकि वो तो एक आइडियल बैंकर है। अब ये बात सुनते ही यूरी परेशान हो जाता है, उसे लग रहा था कि वो रेस में कहीं बहुत पीछे रह गया है। जबकि उसी टाइम पर जुनको मसाशी के साथ डिनर पर गई हुई थी, वो उसे कुछ आंसर देना चाहती थी। वो जैसे ही बात शुरू करती तो बात के उतार चढ़ाव के साथ हर दफा उस बेचारे के हाथ से नाइफ छूट जाता था और बहुत शोर मचता था। जुनको कहती है कि बचपन से लेकर अब तक तुम हर समय मेरे साथ खड़े थे, मेरे हर फेलियर पर भी तुम ही मेरा साथ देते थे और तुमने इतने दिनों प्यार दिल में दबाए रखा, फाइनली मुझे बता दिया, इस बात से मैं खुश हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सोचने की जरूर कोशिश करूंगी और थोड़े दिनों तक मैं तुम्हें जवाब भी दूंगी। मसाशी तो बस यही सुनकर खुश हो जाता है कि वो फौरन से रिजेक्ट नहीं हुआ बल्कि अभी भी वो गेम में है। थोड़ी देर बाद जुनको जब घर पहुंचती है, अपना फोन चार्ज करती है तो पता चलता है कि उसका फोन ऑफ था। यूरी बार बार उसे कॉल कर रहा था, उसने मैसेज किया था कि वो आज एकेडमी के बाहर उसका वेट करेगा। वो रात बहुत सर्दी थी, सब कुछ फ्रीज हो रहा था, एकेडमी बंद हो चुकी थी लेकिन यूरी बाहर बैठा उसका वेट कर रहा था। उसे बहुत फीवर भी हो गया था। वो उसे उठाती है और किसी तरह से उसके घर तक पहुँचाती है। यूरी को बस यही फिक्र थी। वो जुनको से पूछता है कि क्या आप उससे शादी कर रही हैं, क्या आप उसे इनकार नहीं कर सकती, आप थोड़ा वेट नहीं कर सकती। लेकिन इतने में ऊपर से यूरी के डैड आ जाते और वो लोग ये बात आगे डिस्कस नहीं कर पाते। लेकिन नेक्स्ट ही डे जुनको यूरी से मिलती है और उससे कहती है कि जो भी बातें तुम्हारे माइंड में चल रही हैं उन्हें एक साइड पर निकालो, अभी मैं कोई भी फैसला नहीं करने वाली मसाशी के बारे में। तुम आराम से अपना एग्जाम दो, जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। और अब यूरी के एग्जाम स्टार्ट हो चुके थे। उसका टोक्यो यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना या ना होना उसके इसी एग्जाम के रिजल्ट पर डिपेंड करता था। अब उसके एग्जाम चल रहे होते हैं और इसी बीच 3 फ़रवरी भी आ गई थी, वो दिन जब यूरी 18 इयर्स का हो गया था। उसके डैड और फ्रेंड्स जुनको को घर पर इनवाइट करते हैं और उन्होंने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी भी अरेंज की थी। यूरी जब आता है तो बहुत खुश होता है क्योंकि सबके साथ साथ उसके डैड भी थे और साथ में जुनको भी। उसके डैड बहुत सालों बाद इतने खुश दिखाई दे रहे थे। वो अपने बेटे के जन्मदिन पर बहुत खुशियाँ मनाते हैं और यूरी को देखकर लग रहा था कि उसके अपने डैड से डिफरेंसेस खत्म होते जा रहे हैं। अब जब सब चले गए थे तो जुनको इन दी एंड यूरी के रूम में आती है और उसे एक गिफ्ट देती है। उसके बाद वो उससे कहती है कि एक सुपरस्टिशन है, तुम अपनी सारी परेशानियां एक डीमन मॉन्स्टर को दे मारो और सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब वो डीमन बनने के लिए एक मास्क पहन लेती है और उसे निशाना लगाने को कहती है, लेकिन यूरी उसे रोक देता है। उसे अपने करीब करता है। वो 18 इयर्स का हो गया था। उसे बताता है कि मैं आपको लाइक करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता लेकिन जुनको अपना मास्क नीचे कर लेती है तो वो बस खामोशी से उसे एक क्यूट सी हग देता है। जुनको भी उसे हग बैक करती है और उससे इतना ही कहती है कि मुझसे वादा करो तुम ज़रूर टोक्यो यूनिवर्सिटी जाओगे। अब बाहर आकर जुनको को समझ नहीं आ रही थी। वो सोचती है कि मैंने उसे क्यों हग बैक किया, क्या ये मेरी गट फीलिंग थी। उसे खुद को पता ही नहीं चल रहा था। वो जितना रेजिस्ट करती थी उसे भी यूरी से प्यार होता जा रहा था। अब फाइनली उनके फर्स्ट राउंड ऑफ एग्जाम का रिजल्ट आ चुका था। वो लोग ऑनलाइन चेक कर दे इससे पहले ही यूरी अंदर आता है और उनको अनाउंस करता है कि मैंने पहला राउंड क्लियर कर लिया है।
ये सुनते ही जुनको बहुत खुश हो जाती है। अब उसके एग्जाम का सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला था। जुनको उसे फोन करती और कहती कि कल चाहे बारिश हो या स्नो, मैं तुम्हें एग्जाम सेंटर के बाहर छोड़ने जरूर आऊंगी। यूरी भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अब नेक्स्ट डे वो बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा था, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं थी। जबकि उधर मासाशी को दिखाते उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिस पर उसका फ्यूचर डिपेंड कर रहा था। यानी कि यूरी और मासाशी दोनों के लिए ही ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। लेकिन इतने में उनको खबर मिलती है कि एक्चुअली जुनको का एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से वो अब हॉस्पिटल में है। लेकिन साथ ही साथ मीवा यूरी को कह देती है कि तुम एग्जाम मत छोड़ना, बल्कि अपना 100% देना, क्योंकि यही जुनको की विश थी। अब थोड़ी देर यूरी सोचता है कि मैं हॉस्पिटल जाऊं या एग्जाम में, और फिर वो फैसला करता है कि वो एग्जाम देगा। लेकिन मासाशी अपनी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग और सेमिनार सब कुछ छोड़ के हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जुनको का ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन के बाद पता चलता है कि वो कोमा में है, उसकी एक टांग फ्रैक्चर कर चुकी है और सर पर भी चोट लगी है। वो कब होश में आएगी इसका कुछ पता नहीं है। अब नेक्स्ट डे फिर से यूरी का एक एग्जाम था। वो डिस्ट्रैक्ट ना हो इसलिए वो एक दफा तो हॉस्पिटल के बाहर आता है, लेकिन फिर वहां से वापस चला जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि जुनको ने पूरा साल इतनी मेहनत की है उसकी खातिर। अगर वो फेल हुआ तो वो बहुत मायूस हो जाएगी। अब फाइनली जुनको को होश आ जाता है, और जैसे ही होश में आती है उसने सबसे पहला नाम यूरी का लिया था। अब मासाशी भी वहाँ पहुँच जाता है और उसकी तो आंखों में आंसू थे। वो कहता है कि मैं यही सोच रहा था कि अगर तुम होश में ना आती तो मैं शायद जिंदा ही ना रह पाता। मैंने 2-3 दिन बहुत परेशानी में काटे हैं। अब एग्जाम तो खत्म हो गए थे। यूरी हॉस्पिटल के बाहर आकर खड़ा होता है, लेकिन अब की बार उसे एम्बैरेसमेंट हो रही थी कि वो कैसे जुनको का सामना करेगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल में थी और उसने एग्जाम को चूज किया। वो खामोशी से वहाँ से चला जाता है, जबकि जुनको देखती है कि यूरी ने मुझे कोई कॉल कोई मैसेज कुछ भी नहीं किया। तो वो भी ये सोचने लगती है कि चलो अच्छी बात है, अच्छा टाइम है, अगर इसी बहाने वो मुझसे मूव ऑन कर सकता है तो कर ले। उसके आगे टोक्यो यूनिवर्सिटी खड़ी हुई है और उसके फ्यूचर में कितनी सारी अमेजिंग गर्ल्स आ सकती हैं। जबकि उधर यामा यूरी के पास आता है और उसे पता चलता है कि जुनको का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो भी परेशान रह जाता है। यूरी कहता है कि मैंने उससे कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि मैंने एग्जाम को उसके ऊपर चूज किया था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन यामा उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उस बैंकर से हार जाओ, तुम रेस में हो मेरी जगह पर। ये तुम्हारा बिल्कुल सही फैसला था, जुनको भी यही चाहती, तुम्हें रिग्रेट नहीं करना चाहिए। जबकि उधर हमें पता चलता है कि मासाशी उस सेमिनार और मीटिंग को छोड़कर गया था, इसकी वजह से उसकी प्रमोशन होने की बजाय उसे डाउनग्रेड कर दिया गया है और अब वो रशिया भी नहीं जा रहा। अब वो अपने एक फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल में जुनको को मिलने के लिए जाता है और वहीं पर ही मीवा भी आ जाती है और मीवा को पता चलता है कि वही लड़का काफी दिनों से वो उसे डेट कर रही थी, लेकिन उन दोनों ने ही अपनी आइडेंटिटी गलत बताई हुई थी। वो दोनों बहुत रिच थे, लेकिन पुअर बनकर अपना रियल पार्टनर तलाश कर रहे थे, और इस तरह से इसी बहाने मीवा को भी अपना लव ऑफ लाइफ मिल जाता है। इतने में वहाँ पर यामा भी आ जाता है और जुनको को बताता है कि यूरी के एग्जाम बहुत अच्छे हुए हैं और वो आपके लिए फिक्र भी कर रहा है। जुनको कहती है उसे मेरा बेस्ट ऑफ लक बोलना, लेकिन यामा का कहना था तुम खुद उससे बात करो। अब जुनको काफी कंफ्यूज थी। उसे पता चल गया था कि मासाशी ने उसकी खातिर अपना कैरियर भी दांव पर लगाया है, अपनी प्रमोशन भी। जबकि दूसरी तरफ यूरी भी खड़ा हुआ था, जो कि एज में उससे कम था, लेकिन उसका दिल उसके लिए बहुत धड़कता था। वो उसके हार्ट को फ्लटर करने में कामयाब हुआ था। अब वो क्या चूज करेगी अपनी लाइफ में, ये तो जुनको पर ही डिपेंड करता है। उधर एक दिन ए तो यूरी से मिलने के लिए आती है, उस दिन जब उनकी ग्रेजुएशन हो गई थी। वो उससे यही कहती है कि मैं आज भी तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन पता है कि तुम जुनको को लाइक करते हो, लेकिन तुम्हारा उसके साथ क्या फ्यूचर है। देखो तुमने अब यूनिवर्सिटी में चले जाना है, वो तुम्हें एक्सेप्ट भी कर ले तो क्या 4 साल तुम्हारी डिग्री कंप्लीट होने के लिए वो शादी के इंतजार में बैठी रहेगी? तुम दोनों कंपैटिबल नहीं हो। ये बात यूरी को बहुत परेशान कर देती है। उसे भी रियलाइज था, लेकिन वो क्या करता। उसे लगता था कि जैसे उसे एटर्नल लव हो गया है अपनी टीचर से। उधर जुनको मासाशी को फाइनली एक जवाब दे देती है। वो उससे कहती है कि तुम मेरी लाइफ के सबसे प्रेशियस इंसान हो। जब मेरी मम्मा मुझ पर गुस्सा करती थी, मुझे लाइफ में हर जगह फेलियर दिखता था, तो तुम मेरे सामने खड़े होते थे। तुमने मेरी खातिर क्या कुछ नहीं किया, और मैं अपनी लाइफ को तुम्हारे बगैर इमेजिन भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मासाशी उससे कहता है कि कोई बात नहीं, दिल पर किसी का काबू नहीं चलता। मैंने भी तुम्हें इसलिए प्रपोज किया था ताकि एक दिन तुम अपने मुंह से मुझे इनकार करो, मैं रिजेक्ट हूँ, तो शायद मैं मूव ऑन कर सकूं। और वो उससे ये भी बोलता है कि हम कजन्स और बेस्ट फ्रेंड्स हमेशा रहेंगे। अब जब जुनको ठीक होकर अपने काम पर जाता तो उसे पता चलता है कि उसके हार्ड वर्क की वजह से उसे एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय से फुल टाइम बना दिया गया है। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है। जबकि उसी दिन हमें दिखाते हैं कि यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था। उस दिन टीचर्स एग्जाम का रिजल्ट नहीं देखते, बल्कि
उन्होंने यही ट्रेडिशन बनाई हुई थी कि स्टूडेंट्स खुद हमें इन्फॉर्म करेंगे, वो तो बस खड़े होकर उनके लिए प्रे करने लगते हैं। अब बहुत सारी कॉल्स उनकी एकेडमी में आ रही थी। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका था। कुछ खुद आकर खुशखबरी देते हैं। एक तो जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, यूरी के बहाने उसने इतना पढ़ लिया था कि उसका एडमिशन भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया था। अब बहुत सारे लोग आते हैं, खुशियां मनाते हैं, लेकिन जुनको को तो यूरी की फिक्र थी। उसकी तरफ से कोई न्यूज नहीं आ रही थी। अब वो परेशान होकर एक जगह पर जाकर बैठ जाती है जहाँ पर यूरी उससे मिला था एक दफा। वो उसके पास दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि मेरा टोक्यो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, और उसे बताता है कि आप कितनी इंपॉर्टेंट हैं, आपके बगैर ये इम्पॉसिबल था, मेरी लाइफ एक डिजास्टर थी, मुझ जैसे स्पॉइल्ड लड़के को आपने सुधारा है। और फिर उसके बाद वो उसे बताता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन जुनको उसे रोक के कहती है कि मैं और मसाशी एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, वो मेरी ही उम्र का है और हम दोनों शादी कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। और बस वो उसके हेयर को प्यार से हाथ लगाती है और कहती है कि मुझे तुम पर प्राउड है, तुम्हारी लाइफ आगे बहुत ब्राइट होने वाली है। ये कहकर वो चली जाती, जबकि यूरी बेचारा बस उसे जाता हुआ देखने लगता है। अब यूरी का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका था। उसके पीछे बहुत सारी गर्ल्स थी जो कि उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी, लेकिन वो किसी पर भी तवज्जो नहीं दे पाता था। जुनको के पास भी नए स्टूडेंट्स आ चुके थे, दोनों की लाइफ मूव ऑन कर चुकी थी, लेकिन एक्चुअली यूरी कभी भी अपने पास्ट से आगे हिल नहीं सका था। एक दफा उसे मसाशी मिलता है। वो उससे पूछता है कि आप दोनों की शादी कब है। मसाशी तो शॉक्ड रह जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं कहता। लेकिन बाद में वो जुनको को कॉल करके उसे डांटता है कि तुम्हें थोड़ी शर्म करनी चाहिए, तुम लाइफ में कोई एक फैसला क्यों नहीं लेती, तुमने मुझे भी इनकार कर दिया और यूरी से भी झूठ बोला। अब जुनको बहुत शर्मिंदा होती है। वो अभी भी सिंगल थी, अनमैरिड थी, इवन के किसी के साथ हुक्ड भी नहीं थी। अब एक दफा यामा जुनको से मिलने के लिए आता है। वो एक पॉलिटिशियन बन चुका था। वो जुनको को यही मशवरा देता है कि तुम कब तक लाइफ में ऐसे ही लर्क करती रहोगी, किस्मत ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी लिखा है वो हो जाएगा। अगर तुम यूरी को लाइक करती हो तो तुम उसकी लाइफ में चली जाओ। अब ज्यादा बातें तो यामाशीता के पेट में हजम नहीं होती थी। वो फौरन से वहाँ से वापस जाता है और यूरी को कॉल करके कहता है कि वो मासाशी से शादी नहीं कर रही, उसने सिर्फ तुम्हें इनकार करने के लिए ये झूठ बोला है ताकि तुम मूव ऑन कर सको। और पता नहीं मैं कैसा पॉलिटिशियन बनूंगा क्योंकि मेरे पेट में सीक्रेट्स ही नहीं रहते। अब यूरी दौड़ता हुआ जाता है। उस टाइम पर जुनको अकेडमी में थी। वो उससे पूछता है कि सच सच बताओ, क्या आप मुझसे प्यार करती हो। जुनको कहती है हाँ मैं करती हूँ, लेकिन हमारा एज डिफरेंट हमें कहाँ पर लेकर जाएगा, क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है। थोड़े सालों बाद तुम मुझसे बोर हो जाओगे, 8-10 साल बाद तुम मुझे डंप कर दो, इससे बेहतर है कि हम दोनों लाइफ पार्टनर्स बने ही ना। उसकी ये बात सुनकर यूरी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो उससे कहता है कि क्या आपको मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं, मैं बाकी गाइस की तरह से नहीं हूँ, मैं बहुत वियर्ड एडल्ट हूँ, बिल्कुल आपकी तरह से। वो खामोशी से उसे हक करता है और वहाँ से चला जाता है, कुछ भी और डिमांड किए बगैर। जबकि उधर दिखाते हैं कि मीवा की एंगेजमेंट थी और उसमें बहुत सारे लोग वो पार्टी अटेंड करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर जुनको बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। सारे लोग उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे दिल में जो भी है हम सबको बता दो। वो सबसे शेयर करती है और कहती है कि मैं कितनी परेशान हूँ, मैं यूरी को भुला भी नहीं सकती और उसके साथ भी नहीं रह सकती क्योंकि हमारा एज डिफरेंस है, कल को वो मुझसे बोर ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर उसका बॉस उसे कहता है कि मैं तो समझता था कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल ऑर्डिनरी हो। ये बात सच है कि तुम भी बहुत डिफरेंट हो और यूरी भी, और मुझे लगता है कि तुम दोनों का कपल सारी जिंदगी लास्ट करेगा। फाइनली अब जुनको को भी समझ आ गई थी। वो सोचती है कि चाहे 4 दिन ही सही, मेरा प्यार मुझे लाइफ में पहली दफा मिला है। और फिर वो नेक्स्ट डे टोक्यो यूनिवर्सिटी में चली जाती है। वो सीधी जाती है उस क्लास में जहाँ पर अभी अभी यूरी का लेक्चर ओवर हुआ था। वो यूरी को आवाज देती है, वो भी निकल कर उसके सामने आ जाता है। वो उससे कहती है कि सॉरी, मुझसे एक गलती हो गई थी, मैंने मिस कैलकुलेट किया है। और फिर सारी अपनी शॉर्ट कमिंग्स उसे बताकर कहती है कि देखो मुझ में ये प्रॉब्लम्स हैं कि अभी भी मैं तुम्हें एक्सेप्ट हूँ। तो आगे से यूरी उसे कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम एक्सेप्ट हो, तुम्हारे अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर इसी के साथ ही वो उसे किस करता है और वो दोनों फाइनली एक हैप्पी कपल बन चुके थे। और इसी के साथ ही इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।